D2 ब्लॉकर मतलब एंटी साइकोटिक, मतलब हाँ ये बात हुई ना, ये पूछने वाला क्वेश्चन बता दिया, अब तो वहां फंस गया। तो इसका मतलब एंटी साइकोटिक ड्रग होती है वो एमिनोरिया करती है। मैं ये पूछने वाला था कि एंटी साइकोटिक ड्रग, आपने साइकोटिक पढ़ ली, ये पूछने वाला कौन सी साइकोलॉजिकल ड्रग एमिनोरिया करती है, वो तो आपने पहले आंसर दे दिया एंटी साइकोटिक। एंटी साइकोटिक में भी पूछ ले तो एटिपिकल, एटिपिकल में भी पूछ ले रिजर्वेरिडोल, मतलब सीक्वेंस के साथ जाना है। पहले तो एंटी साइकोटिक, साइकोट्रोपिक में कौन सी, एंटी साइकोटिक, एंटी साइकोटिक में कौन सी दो टाइप की होती है, ट्रेडिशनल एटिपिकल, ट्रेडिशनल मतलब पुरानी, एटिपिकल मतलब नई, ओल्ड जनरेशन न्यू जनरेशन, जिसमें ज्यादा ईपीएस होता है जिसमें नहीं ईपीएस होता है ना, तो जिसमें ईपीएस नहीं होने वाली नहीं है, नहीं मतलब एटिपिकल। तो एटिपिकल ड्रग में भी कौन सी रिजर्वेरिडोल कैसे करती है उसको भी हम समझ लेंगे कि एमनोरिया कैसे करती है। तो अगर एमनोरिया करती है इसका मतलब कैसे करती है कि प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ाती है, तो एमनोरिया हो जाता है, तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगा। समझ में आ रही मेरी बात, आ रही समझ में कैसे होगा, तो कैसे हो सकता है, चलो पढ़ ले, है ना। तो सुनो, पहले अपन को थोड़ा दोस्त ऐसे क्या लिखा हुआ है देखते हैं, फिर हम लिखेंगे अपने हिसाब से, हम किसी के हिसाब से। मदर इज मोटिवेटेड एंड रिगार्ड द बेनिफिट ऑफ ब्रेस्टफीडिंग सिंस द अर्ली प्रेगनेंसी, मतलब एंटीनेटल एडवाइस इंपॉर्टेंट है, मदर भी मोटिवेटेड होनी चाहिए, इंटरेस्टेड होनी चाहिए, ये बात ठीक है। जितनी ज्यादा इंटरेस्टेड होगी उतनी हेल्दी रहेगी, हैप्पी रहेगी, न्यूट्रिशन लेगी, बेबी में बॉन्डिंग बढ़ेगा, जिसको बोलते हैं रूमिंग इन, जिसको बोलते हैं गेट टुगेदर, जितना ज्यादा रूमिंग इन होगा उतना ही ज्यादा मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मोटिवेट रहेगी। फॉलोइंग डिलीवरी इंपॉर्टेंट स्टेप, पुट द बेबी टू द ब्रेस्ट एट 2 to 3 आवर इंटरवल फ्रॉम द बेबी, हर 2 घंटे से ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए, चाहे बेबी ब्रेस्ट निपल को सक कर पा रहा है या नहीं, डजंट मैटर, ठीक है। उसके बाद प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, धुआंधार पानी पीना चाहिए, जूस पानी खाना पीना जो भी ऐसे सोच रहा पीना है, बढ़िया खा बढ़िया मस्त रहे। प्रोटीन कितना लेना चाहिए एक्स्ट्रा, 15 लैक्टेशन में। ब्रेस्ट इंजॉर्जमेंट, ब्रेस्ट इंजॉर्जमेंट का मतलब है जब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते तो ब्रेस्ट क्या हो जाते हैं, हार्ड स्टिकी हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेस्ट इंजॉर्जमेंट। क्वेश्चन आता है ब्रेस्ट इंजॉर्जमेंट का मेन ट्रीटमेंट क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग, हाँ वो ब्रेस्ट फीडिंग ऑप्शन में नहीं हो तो है। ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूसली करवाने से मेस्टाइटिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि मिल्क तो बनेगा, आगे मिल्क ड्रेनेज नहीं होगा तो उसी का पस बन जाता है। तो पहले प्रोटीन ली, ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में ल्यूक वार्म वाटर से हाइजीन को मेंटेन करना है, ठीक है। अर्ली एज सून एज पॉसिबल, क्या लिखा है अर्ली एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली का मतलब होता है अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, वेजाइनल डिलीवरी में कितने टाइम बाद, मतलब ये याद रखना एज सून एज पॉसिबल, कौन सा सून, एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चा चाहे कर पा रहा नहीं कोई मदद नहीं करना, लेकिन आपको ऐसा करना है। एक्सक्लूसिव का मतलब 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है इन करेक्ट पोजीशंस। टेक्निक ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग पता होगा, आपने पढ़ा पीडीएम में, 4 टेक्निक होती है, उस टेक्निक को अच्छे से फॉलो करना ब्रेस्ट फीडिंग में। माँ की फुल फॉर्म क्या होती है, माँ का मतलब माँ, माँ का मतलब माँ। ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब सेलिब्रेट करते हैं, अगस्त के पहले वीक में, अगस्त के न्यूट्रिशन मंथ, कौन सा महीना न्यूट्रिशन मंथ कहलाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए एक दिन में कुछ नहीं होता, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक दिन में कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता, तो मदर को 7 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए साल में एक वीक डिसाइड किया गया, उसको बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग वीक। कभी भी पूछा जा सकता है, इस बार नॉट सेट में क्वेश्चन आया था, न्यूट्रिशन मंथ कौन से मंथ में सेलिब्रेट करते हैं, सितंबर मंथ को न्यूट्रिशन मंथ बोलते हैं, पोषण माह के नाम, पोषण न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभी एग्जाम में भी आया था, और हर जगह बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं, पोस्टर से वगैरह पता चल जाता है, बड़े इंस्टीट्यूट में ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, तो आराम से पता चल जाता है कि कोई कोई ऐसे, तो ठीक है। ये दोनों बातें, माँ का मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, उसको बोलते हैं मदर क्या, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, कि मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन किसके लिए है, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए एक स्ट्रेटजी, एक इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको बोलते हैं मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन। कौन सी ऐसी एजेंसी है, कुछ दो एजेंसी का, पहली एजेंसी का नाम बताओ जो ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करती है। पहले नंबर पे है ब्रेस्ट फीडिंग है इंडिया में, कहां पर है, तो नाम लिख दो, ब्रेस्ट फीडिंग है इंडिया में, इसकी फुल फॉर्म ये नहीं है, इसकी बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, इसकी फुल फॉर्म क्या है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ये नहीं बोल रहा है ब्रेस्ट फीडिंग है इंडिया में, ये तो ऐसे ही मजा आ गया, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ये इसका मेन गोल है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, क्या है। इसके बाद आता है यूनिसेफ, यूनिसेफ का मेन गोल होता है चाइल्ड हेल्थ और चाइल्ड न्यूट्रिशन, और उसके अंदर आता है GOBI ट्रिपल एफ, उसमें जो बी है उसका मतलब ब्रेस्ट फीडिंग है, तो मतलब GOBI ट्रिपल एफ छात्र के साथ गोल बच्चे से रिलेटेड है, इसलिए यूनिसेफ का मेन गोल क्या है, चाइल्ड हेल्थ एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। तो BFHI WHO में ने तो बनाया था 1991, देखो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं तीनों, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं हूँ और कोई नहीं, बता रहा हूँ। क्वेश्चन आता है कि WHO के द्वारा BFHI कब स्टार्ट किया गया, 19 इंडिया के द्वारा कब किया गया, 1993, किसी का भी ना पूछे तो ये 1992, तीनों क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए पेपर में, आंसर क्या माना हुआ है मैं बता दूं, WHO के द्वारा BFHI स्टार्ट कब किया गया, 1991, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा BFHI को कब अडॉप्ट किया गया, 93, सीधा याद है BFHI इज लॉन्च्ड ऑन 1992, आगे समझ में, तीनों याद रहेगा, सबसे बड़ा संसार का ठेकेदार पहले, फिर बीच वाला अदर ना इंडिया ना WHO बॉर्डर पे, फिर इंडिया, समझ में आ गया, कोई डाउट। अब ये बातें लिख लो, ब्रेस्ट इंगोल्फमेंट में ब्रेस्ट फीडिंग प्लस ल्यूक वार्म वाटर कर देना प्रिवेंशन के लिए, ऐसा क्वेश्चन आता है, ये बातें लिखो, फिर हम बताते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग को मतलब ब्रेस्ट मिल्क को प्रोटेक्शन करने वाली कौन कौन सी चीजें, फास्ट, इतना धीरे क्या है, याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तुम हवा नहीं लगेगा ऐसे किया तो, फिर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं तुम फिर बोलोगे ऐसे कैसे आ गया सर, नहीं आएगा कभी बाहर से पढ़ोगे तो, कल वाला पेपर देके डरो मत।
ये लिखा हुआ तो हो गई। मैं जब तक समझा रहा था लोग लिख रहे थे, कॉपी भर दी पूरी, है ना मैम? भर दिया ये। तो ये क्या है, ये पहले का? ओहो सॉरी, मैंने सोचा कॉपी भर दी इन्होंने। तो जब मैं समझा रहा हूँ तो मैं बोल रहा समझना, उसी टाइम जो लिखता है ना, मेरा बस चलता था। तो मैं ये वोकल कोड दबा दूं, सच में नहीं दोबारा, बट कह रहा हूँ मन ही मन आता है, आवाज आए। हाँ, तो छत वाली चीजों का मतलब है बिना टिकट सफर करना। वो तो पता ही नहीं चलता कब लिखी, उसके लिए लिखने की प्लानिंग नहीं होगी, वो है एक्सीडेंटल नॉलेज। हाँ लिखो, हो गया। हम्म, नहीं लिखा, ठीक है। अरे चुप रहो, बोलने का किसने कहा तुम्हें? मैंने तो कहा ही नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं बेवकूफ। मैंने तो कहा चुप रहो, उसके बाद ही बोल रहे हैं, ज्ञानी बन रहे हैं ज्यादा। मैं आगे बढ़ू, लिखिए सबने। हम्म, हम्म, हम्म। ये क्वेश्चन आता है ना, ब्रेस्ट इंजॉर्जमेंट से प्रिवेंट करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग और ल्यूक वार्म वाटर दोनों नेसेसरी है, ठीक है। तो लंपेक्टोमी क्या होता है? लंपेक्टोमी क्या होता है? क्या होता है? लिम्फ नोड निकालना, ब्रेस्ट के अंदर कोई लंप हो जाती है, कोई गांठ हो जाती है, उसको बाहर निकालना। सर्जिकली रिमूवल ऑफ एनी लंप फ्रॉम द ब्रेस्ट इज कॉल्ड लंपेक्टोमी। व्हाट इज मेस्टेक्टोमी? व्हाट इज लोबेक्टोमी? रिमूवल ऑफ द लोब ऑफ द लंग्स, लंग्स की किसी लोब को रिमूव करना, लोबेक। व्हाट इज न्यूमोनेक्टोमी? यूनिलेटरल न्यूमोनेक्टोमी का मतलब होता है एक साइड का लंग्स निकाल देना, पूरा लंग्स ही निकाल देना, न्यूमोनेक्टोमी। न्यूमो मतलब रिलेटेड टू द एयर, और एयर कहां रहती है? लंग्स में, उसको एक्टोमी कर दिया, बाहर निकाल दिया। और जब भी कभी न्यूमोनेक्टोमी करते हैं, पेशेंट को सेम साइड पोजीशन दी जाती है, जिस साइड का न्यूमोनेक्टोमी किया उसी साइड की पोजीशन देते हैं। प्लूरल इफ्यूजन्स, अरे सॉरी प्लूरेसी, न्यूमोनेक्टोमी, ईयर ड्रेनेज, आफ्टर लीवर बायोप्सी, और और बताओ, सेम साइड पोजीशन देते हैं इसमें। और बताओ कोई, और बताओ। न्यूमोनेक्टोमी, आफ्टर न्यूमोनेक्टोमी, आफ्टर लीवर बायोप्सी का लीवर किधर है? इधर है, किधर? इधर है। जब लीवर लीवर बायोप्सी कर देते हैं, मरीज को ऐसे सुलाते हैं, या देते हैं सैंड बैग या पिलो। मॉनिटर द ब्लीडिंग्स, मेन नर्सिंग इंटरवेंशन आफ्टर लीवर बायोप्सी। जब लीवर बायोप्सी करते हैं तो मरीज को ऐसे सीधा सुलाते हैं, एकदम थोड़ा राइट अपको एलिवेट करते हैं, हाथ बीच में आ रहा, काट दे नहीं, इस हाथ को लेफ्ट शोल्डर के नीचे रखना है, ऐसे समझ में आ रहा? ऐसे रखना है, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर के नीचे रखना है, राइट को ये पूरा पार्ट एक्सपोज होना चाहिए ड्यूरिंग लीवर बायोप्सी। और आफ्टर लीवर बायोप्सी राइट लेटरल। ये दोनों ही क्वेश्चन आते हैं कई बार, ध्यान रखने का। अब देखो, अगर किसी में मिल्क प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं है, इनफ नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ड्रग देनी पड़ेगी, जैसे कि उसको बोल सकते हैं एंटी एमेटिक। ऐसी ड्रग वोमिटिंग को जो रोके उसको क्या बोलते हैं? एंटी एमेटिक। या ऐसी ड्रग जो वोमिटिंग को भी रोके और हमारी बॉडी में डोपामिन के लेवल को भी थोड़ा बहुत कम करे। एंटी एमेटिक डोपामिन के लेवल को कम भी करती है, ऐसा मानते हैं। तो इसलिए ऐसी ड्रग, इसमें नाम आता है डोमिस्टाल, ओंडासेट्रॉन्स, और एक ड्रग सल्प्राइड फेमस है। कौन सी ड्रग? सल्प्राइड। ये ड्रग क्या करती है? ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, ये याद रखना है। तो ये बताता हूँ, फिर ज्यादा प्रोडक्शन हो तो क्या करना है, दोनों चीजों को कंपैरेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। पहले ये लिखोगे आप, ड्रग्स टू इंप्रूव मिल्क प्रोडक्शन। ऐसी ड्रग जो मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। देखो गोगस का मतलब क्या था, हम डिस्कस कर चुके हैं। गोगस का मतलब जैसे आता है बीटा। व्हाट इज बीटा गोगस? ऐसी ड्रग जो इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाए। पॉलिडोगोगस, ऐसी ड्रग जो बाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाए। ऐसी ड्रग जैसे क्वेश्चन आ जाए, हाइड्रोगोगस, ऐसी ड्रग जो एसीएल के सिक्रेशन को बढ़ाए। गोगस का मतलब होता है इंक्रीज सिक्रेशंस, और गैलेक्टो का मतलब होता है मिल्क। तो गैलेक्टोगोगस का मतलब होता है ऐसे कोई भी एजेंट जो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाए, उसको गैलेक्टोगोगस बोलते हैं। गोगस मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बेसिक वर्ड है। जैसे मेटोक्रोमाइड, ये रेगलान नाम सुना है? इसी का दूसरा नाम है। रेगलान तो फेमस होगा, पेरिनॉम या रेगलान हॉस्पिटल में काम करते हो। सल्प्राइड, या आगे नीचे और कोई लिख दो, कोई एंटी एमेटिक नाम लिख दो, और वैसे एंटी एमेटिक, और फिर लिख दो ऑक्सीटोसिन भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीडबैक पे काम करता है। तो ये थोड़ी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन ज्यादा होगा तो न्यूबॉर्न बेबी निपल से करेगा, उसकी वजह से और ज्यादा सेंसेशन जाएगा, उसकी वजह से हो सकता है प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन बढ़े। बस। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एगोनिस्ट का मतलब होता है, देखो अपन बोलते हैं तू मेरे अगेंस्ट है, इसका मतलब अपने हिसाब में होता है अपोजिट। अपन लोग जैसे बैठे हैं, अगर मैं आपसे बात करूंगा तो मेरे अगेन है, अगेन का मतलब होता है खिलाफ, अपोजिट। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सेम होता है, एंटी एगोनिस्ट का मतलब अपोजिट होता है। एंड अगोनिस्ट का मतलब क्या होता है? अपोजिट। तो एंड अगोनिस्ट ये सल्फाइड ड्रग जो भी होती है अगेंस्ट में काम करती है, और डोपामिन ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को कम करता है। अभी हम पढ़ाएंगे आपको। मतलब डोपामिन नहीं, डोपामिन जैसा ही हार्मोन होता है ना, वो सेम उसी कैटेगरी का है, उसको बोलते हैं डोपामिन कैटेगरी हार्मोन्स।
फास्ट। समझ में आ रहा है ना? देखो धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो समझ में आना चाहिए, फास्ट भी नहीं पढ़ रहे हम तो, कितना धीरे पढ़ रहे हैं इसकी कोई हद नहीं, बेहद। क्या वो ये चल नहीं रहा है? अच्छा रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग हो रही क्लास की रे। डन। आगे बढ़ सकते हैं। हम्म, लिख लिया क्या? डन। मिटा दूं? थैंक यू सो मच। ऐसी कुछ ड्रग्स होती है जो लैक्टेशन को, होती है कुछ ड्रग, होनी भी चाहिए। देखो ऐसे आंसर आ रहा है जैसे नहीं था, जैसे कई बार बेबी ने जन्म लिया, मदर को या बेबी को गैलेक्टोसोमिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, या बाई चांस गैलेक्टोसोमिया ऑप्शन नहीं है, एचआईवी है, वायरल लोड ज्यादा है, मेस्टाइटिस है बाई चांस, पस वाला मेस्टाइटिस, नॉन सुपरेटिव सुपरेटिव कई टाइप के होते हैं, तो पस मेस्टाइटिस है उसमें भी अपन नहीं दे सकते बाई चांस, मदर को इन्वर्टेड निपल है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम, बेबी की डेथ हो गई, तो अगर हमने ऐसी ड्रग नहीं दी जो मिल्क प्रोडक्शन को रोके, तो मदर को क्या हो जाएगा, मेस्टाइटिस हो जाएगा, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क भरा रहेगा ब्रेस्ट में, तो वो क्या करेगा, पस कर देगा वहां पर, तो हम ऐसी ड्रग दे देना तो ब्रेन में जाके क्या करते हैं, एंटी पिट्यूटरी से प्रोटीन का सीक्रेशन कम कर दे, तो मिल्क बनेगा ही नहीं। तो कुछ ऐसी ड्रग होती है जो मिल्क प्रोडक्शन को कम करती है और सर्टेन कंडीशन पे हमें देनी पड़ती है, कई बार जरूरी होती है। कैसे क्या है, मेडिकल मेथड ऑफ सेपरेशन विद एस्ट्रोजन एंड्रोजन, डजन ये याद हो या नहीं हो, एक आती है ब्रोमोक्रिप्टिन, एक होती है कैबरगोलिन। कौन सा गोलिन, कैसे काम करती है अपन डिस्कस करेंगे, अभी अभी अब हो रहा है। चलो कैबरगोलिन थेरेपी, ब्रोमोक्रिप्टिन और कैबरगोलिन दोनों याद रखना है कि ये क्या हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया करती है या हाइपो प्रोलैक्टिनीमिया करती है। हाइपो प्रो मतलब हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया का ट्रीटमेंट है ये। अगर किसी मदर को हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है तो उसका ट्रीटमेंट के लिए ये दो ड्रग यूज लेते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन और कैबरगोलिन थेरेपी। ओके ओके थैंक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है मींस इंपॉर्टेंट है। मिटा दे, मिटा दो। कल भी टेस्ट है, इस बार तो मैं ज्यादा पढ़ा ही नहीं, क्या क्वेश्चन दूं है, रीनल को? हाँ कुमार सर दूर दूर भाग रहे हैं, 1 महीना हो गया क्वेश्चन देते नहीं है, सब वही देंगे ना। यस। बहुत स्ट्रेस रहता है, सोमवार की शाम को स्ट्रेस शुरू, कितने देने हैं, कहां तक देने हैं, कैसे देने हैं, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। फ्लेवर तक तो पिछली बार दे रखा है, फ्लेवर के बाद एक छोटा सा टॉपिक हुआ प्रिक्यूरियम, उसमें क्या ही 2 क्वेश्चन आपको सब पता है, ब्रोमोक्रिप्टिन पता है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पता है, लॉकिया के टाइप पता है, 5-10 क्वेश्चन बन सकते हैं, सब पता है आपको, आर एस ए तीनों ही। अब तुम्हें आएगा रीनल, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कॉज बताओ, पाइलोनेफ्राइटिस का कॉज बताओ, है ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्रोनिक रीनल फेलियर में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है, एक्यूट रीनल फेलियर में क्या होता है, डायलिसिस में क्या होता है, ऐसे ऐसे देखना तुम लोग। तुमको पता है क्रोनिक रीनल फेलियर में एनीमिया क्यों होता है? जब भी हमारी बॉडी में हाइपोक्सिया होता है ना, तो किडनी के अंदर एक सेल होती है, किडनी के अंदर एक हार्मोन होता है, उसको एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रो मींस आरबीसी, पोइटिन मींस फॉर्मेशन, ऐसा हार्मोन जो बोन मेरो को स्टिमुलेट करता है कि आरबीसी बना। तो जब किडनी काम ही नहीं करती है, पहले नॉर्मल समझ लो आप, जब भी हमें हाइपोक्सिया होता है इसका मतलब ब्लड में भी कम है ऑक्सीजन, तो जब किडनी को सबसे ज्यादा ब्लड जाता है तो किडनी को भी हाइपोक्सिया होगा, किडनी से एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट होगा, बोन मेरो पे जाएगा और आरबीसी को बनाएगा। इससे क्या हो सकता है, एनीमिया से बच जाते हैं हम लोग। लेकिन जब किडनी काम ही नहीं कर रही है तो एरिथ्रोपोइटिन भी काम नहीं करेगा, तो बोन मेरो स्टिमुलेट नहीं होगा, तो हमें कितना भी हाइपोक्सिया हो आरबीसी नहीं बनेगी, आरबीसी नहीं बनेगी तो हेमोटोक्रिट और हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा। तो क्रोनिक रीनल फेलियर में एनीमिया होता है, इसीलिए एरिथ्रोपोइटिन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं, प्रीफेड आता है, आपने देखा होगा, बना बनाया आता है, सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है, यस और नो। और जब भी सीआरएफ होता है हाइपरकैलेमिया होता है हाइपरफॉस्फेटेमिया होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर नहीं निकल पाता, हाइपोकैल्सीमिया होता है कि नहीं होता, होता है, वेरी गुड सही है। चलो अब इधर आओ, इधर अपना अपना टॉपिक पे आओ रे। ये कौन है प्रो, ये कौन से हार्मोन से, कौन सी ग्लैंड से निकलता है,
एंटीरियर पिट्यूटरी को अपन लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर के ऊपर कौन होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? मास्टर का मास्टर। और प्रोलैक्टिन का मतलब इसके ऊपर कौन होगा? पी आर एच एंड पी आई एच। पी आर एच एंड पी आई एच। पी आर एच एंड पी एच। सुनो, जब भी ये प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन किसके ऊपर काम करता है? ब्रेस्ट टिश्यू। और आपको पता है क्या करवाता है? लैक्टोजेनेटिक और गैलेक्टोपोइसिस। क्या काम करवाता है? लैक्टोजेनेसिस और गैलेक्टो। प्रोलैक्टिन जितना ज्यादा होगा, सुनना, उतना ही ब्रेस्ट टिश्यू में लैक्टोजेनेसिस होगा, गैलेक्टोपोइसिस होगा। समझ में आ रही? जब भी हम किसी पेशेंट को एंटी एमेटिक या सल्फाइड ड्रग देंगे तो पीआरएच का सीक्रेशन बढ़ेगा। किसका? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। एस रिलीजिंग का मतलब होता है स्टिमुलेट करना। ऐसा हार्मोन जो प्रोलैक्टिन को स्टिमुलेट करे उसको पीआरएच बोलते हैं। और जिसके पीछे आग लग जाए, समझ जाना, वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। जिसके साथ में आग लग जाए, आई लग जाए, वो कहां से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से। क्योंकि खुद काम नहीं करता, वो टीचर को स्टिमुलेट करता है। प्रिंसिपल खुद पढ़ाने नहीं आता, टीचर को बोलता है जाके बच्चों को पढ़ाओ। तो ठीक वैसे ही पीआरएच का मतलब हुआ प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो प्रोलैक्टिन को स्टिमुलेट करे। तो जब भी प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन कम होगा या हमें प्रोलैक्टिन बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं? पीआरएच को बढ़ाते हैं। पीआरएच बढ़ेगा तो प्रोलैक्टिन बढ़ेगा, प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो लैक्टोजेनेसिस बढ़ेगा, और लैक्टोजेनेसिस बढ़ेगा तो गैलेक्टोपोइसिस बढ़ेगा। ये तो हो गया ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाना। अब कई बार बेबी की डेथ हो गई, जो बेबी ने जन्म लिया और बेबी की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो हमें प्रोलैक्टिन को क्या करना है? सप्रेस करना है। तो हमें ऐसी ड्रग देनी है जो पीआईएच को स्टिमुलेट करे। किसको? पीआईएच की फुल फॉर्म है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। क्या फुल फॉर्म इसकी? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग। इसी को बोलते हैं डोपामिन कैटेगरी हार्मोन। ये डोपामिन जैसा काम करता है। पीआईएच किसके जैसा काम करता है? डोपामिन में डोपामिन लाइक सेम डोपामिन जैसा काम करता है। तो जब हम कभी प्रोलैक्टिन कम करना है तो हम इसको बढ़ाएंगे, ये बढ़ेगा। इसका नाम क्या है? प्रोलैक्टिन। ऐसा हार्मोन जो प्रोलैक्टिन को क्या करे? इनहिबिट करे। तो हम ऐसी ड्रग देंगे तो इसको स्टिमुलेट करे। इसको स्टिमुलेट करेंगे तो प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन कम हो गया तो ब्रेस्ट मिल्क क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, डोपामिन कैटेगरी हार्मोन में दो ड्रग आती है, ब्रोमोक्रिप्टिन और कैबरगोलिन। और आप ये बात अच्छे से याद रख सकते हो, ब्रोमोक्रिप्टिन और कैबरगोलिन दोनों क्या है? पीआईएच को स्टिमुलेट। इसीलिए इसीलिए आप पढ़ोगे पार्किंसन। क्या पढ़ोगे? यू नो अबाउट पार्किंसन? ऐसी कंडीशन जिसमें मिड ब्रेन सबस्टेंशिया निग्रा जिसको आप बोलते हो, वहां से डोपामिन और एसिटिलकोलिन के बीच में इंबैलेंस हो जाता है और डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। तो आपको अच्छे से याद होगा कि जब हमें पार्किंसन होता है तो भी हम पेशेंट को क्या देते हैं? डोपामिन, मतलब ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं। डोपामिन बढ़ाने के लिए। यस और नो? देते नहीं देते? तो ब्रोमोक्रिप्टिन और कहाँ दी जा सकती है? तो डोपामिन वाली ड्रग हम पार्किंसन में देते हैं। तो हो गया अलग मैटर। अब अपन जाते हैं ऐसी कौन सी ड्रग है जो एमिनोरिया करती है? ऐसी कौन सी ड्रग है जो एमिनोरिया? मैकेनिज्म समझना। एक है पार्किंसन, एक है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया जो भी, एक है पार्किंसन और एक है, दोनों में क्या डिफरेंस? एक में डोपामिन ज्यादा है, एक में डोपामिन कम है। अगर डोपामिन कम है उसको बोलते हैं पार्किंसन, डोपामिन इसमें ज्यादा है उसको बोलते हैं सिजोफ्रेनिया। ये बोलते हैं कि सिजोफ्रेनिया में माइंड स्प्लिट हो जाती है, पर्सनालिटी, थिंकिंग, बिहेवियर, अफेक्शन सब बिगड़ जाता है क्योंकि डोपामिन का लेवल एसिटिलकोलिन के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाता है, इसीलिए इसको अपन लोग सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। ये बोलते हैं। तो डोपामिन का लेवल क्या है इसमें? बढ़ा हुआ है। तो डोपामिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो हम पेशेंट को कौन सी ड्रग दें? डोपामिन बढ़ाने वाली या डोपामिन ब्लॉक करने वाली? मतलब डोपामिन को ब्लॉक, तो बोलते हैं D2 ब्लॉकर। तो जब भी किसी पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया होता है हम उसको D2 ब्लॉकर देते हैं। क्या देते हैं? मतलब डोपामिन को, और सुनना यहाँ पर अपना ब्रेस्ट से क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है। जब भी किसी पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया होता है और वो D2 ब्लॉकर लेता है, मतलब D2 ब्लॉकर का मतलब क्या हुआ? डोपामिन ब्लॉक। इसका मतलब ये ब्लॉक, और ये क्या है? डोपामिन कैटेगरी हार्मोन है। तो जब भी आप डोपामिन ब्लॉकर लोगे तो पीआईएच क्या हो जाएगा? सप्रेस। तो पीआईएच कम होगा तो प्रोलैक्टिन बढ़ेगा, प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगा। मैकेनिज्म समझ में आया क्या? सिंपल है। D2 ब्लॉकर लोगे तो पीआईएच सप्रेस, क्योंकि ये डोपामिन के अगेंस्ट में है। D2 ब्लॉकर का मतलब क्या? D2 ब्लॉकर, ऐसी ड्रग जो डोपामिन के रिसेप्टर नंबर 2 को ब्लॉक कर दे। इसका मतलब जो डोपामिन को कम करे, ऐसी ड्रग जो डोपामिन के लेवल को कम करे। तो डोपामिन का लेवल सिजोफ्रेनिया में ज्यादा होता है, तो डोपामिन का लेवल कम होगा, पीआईएच कम हो गया, क्योंकि ये डोपामिन तो है अल्टीमेटली। ये क्या है? द टाइप ऑफ डोपामिन। तो ये कम हो गया। तो जब पीआईएच कम हो गया तो प्रोलैक्टिन कम या ज्यादा? बेवकूफ, ये इसका उल्टा होगा। पीआईएच तो बढ़ेगा, कम कहां से होगा? तुम्हारा ध्यान नहीं है, सही है। जब डोपामिन ये कम होगा, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन कम होगा, तो प्रोलैक्टिन क्या होगा? प्रोलैक्टिन बढ़ेगा ना, पीआईएच है ना। तो जब प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो जब आपने पढ़ा कल लास्ट क्लास में, हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया लीड टू नो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, नो ओवुलेशंस। समझ में आ गई ना? तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है। इसीलिए बोलते हैं जब एंटीसाइकोटिक ड्रग वगैरह ज्यादा खाते हैं तो गायनेकोमेस्टिया भी होने में चांसेस रहते हैं मेल में, क्योंकि प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा और प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा तो मेल में भी फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो सकता है, लाइक दैट ब्रेस्ट टिश्यू डेवलपमेंट। तो ये भी थोड़ा याद रख सकते हैं। समझ में आ गया मैकेनिज्म? कुछ भी याद नहीं रखना। ये प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ाती है, ये प्रोलैक्टिन का लेवल कम करती है। अगर हम इसको ब्लॉक कर दिया तो प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा। बस यही मैकेनिज्म है और कुछ है नहीं। तो D2 ब्लॉकर स्पेशली एजोपेरिडोन क्या करती है? एमिनोरिया करती है, क्योंकि प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा तो एमिनोरिया होगा, सीधी बात है। हाँ? लिखोगे क्या? क्या लिखोगे? समझ में आ गया होगा, लिख लिया होगा। इतना ही तो है, कोई डाउट है क्या? कुछ नहीं है तो हो गया, इतना ही था। ओके डन, आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ो ना, मिटा दो, मिटा दो। फोटो ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ले लो भाई।
मिटा सकते हैं? कुछ है ही नहीं तो क्या करो। अब एक टेक्निक होती है, उसको बोलते हैं मार, बस कुछ नहीं, बाई चांस आता नहीं है, बट एक आधा इमेज कई बार ऐसे उल्टा सीधा सवाल आ जाए कि मार में टेक्निक क्या होती है। मदर खुद सेल्फ ब्रेस्ट में से मिल्क को एक्सप्रेस करने की टेक्निक को मार में टेक्निक बोलते हैं। जैसे कोई आईसीयू में, छोटा बच्चा आईसीयू में या पीआईसीयू में एडमिट होता है, तो मदर, हम बोलते हैं मदर को कि आपको क्या करना है, एक्सप्रेस वीडियम लाना है। वीडियम का मतलब खुद का ही ब्रेस्ट मिल्क निकाल के, पंप होता है ब्रेस्ट मिल्क पंप, आपने देखा होगा, उसकी वजह से निकाल के लाना। हम इसको एनजी से, ओजी से, या केसी फीड या ओरोगेस्ट्रिक फीड, जो भी होगा बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। केसी का मतलब क्या होता है? कटोरी चम्मच। इसकी भी अलग अलग कैटेगरी है। कटोरी चम्मच किसको दे सकते हैं, ओरोगेस्ट्रिक किसको देते हैं, वो सारा अलग अलग कैटेगरी होता है। जब न्यूबॉर्न आप इन्फेंट फीड में पढ़ते हो वहां पढ़ोगे। मार में टेक्निक आपने मतलब याद रखना, इट इज एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, बस इतना नाम लिखना है। ऐसी टेक्निक जिसमें मदर खुद ब्रेस्ट में से मिल्क को निकाल के कंटेनर में कलेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं मार्मेट टेक्निक। ओके डन, नेक्स्ट वन। बस इतना लिखना, ये लाइनें लिखनी। फुटबॉल पोजीशन क्या होती है, तो मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? हाँ, किस में दी जाती है? ट्विंस। ट्विंस बेबी में ब्रेस्ट फीडिंग कराने की टेक्निक को फुटबॉल पोजीशन बोलते हैं। कौन सी पोजीशंस? बेबी का हेड याद रहेगा, पैर पीछे दोनों को ब्रेस्ट फीड करवाती है, उसको बोलते हैं फुटबॉल। फुटबॉल ऐसे पकड़ के रखते हैं ज्यादातर, रग्बी पोजीशन की बोलते हैं कुछ कुछ बुक में, रग्बी या फुटबॉल पोजीशंस। जैसे कल के पेपर में क्वेश्चन था, शाम को मैं पेपर देखा था, मुझे थोड़ा ठीक लगा। फ्राई प्रोसीजर कौन सी डिजीज में की, पर फ्राई प्रोसीजर इज वेरी नाइस क्वेश्चंस। फ्राई प्रोसीजर्स, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस का केस होता है ना, जब उसके डिस्टल पार्ट नेक्रोसिस हो जाता है, तो डिस्टल पैंक्रेटेक्टोमी कर देते हैं, जो बचा नेक्रोसिस पास है उसको काट देते हैं जी सर्जन, उसको बोलते हैं फ्राई प्रोसीजर है ना। जितना पार्ट नेक्रोसिस है उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, उसको बोलते हैं फ्राई प्रोसीजर। अच्छा सवाल हो गया ना। अब ये तो क्या है, रूमिंग इन, मदर और इन्फेंट के साथ रहने की प्रैक्टिस को रूमिंग इन बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है केएमसी और आईकेएमसी में क्या डिफरेंस है, बस इतना ही बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं। केएमसी और आई क्या भाई, बताओ केएमसी क्या है? मतलब स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, सही बात है। किस कौन देता है? देखो कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। जहाँ सेवा करने की भावना आती है उसमें सिर्फ माँ नहीं रहती, माँ, माँ की माँ, बाप की माँ, सब। कंगारू मदर केवल कौन दे सकती है, कोई भी फैमिली मेंबर, कोई भी फैमिली मेंबर दे सकता है, जरूरी नहीं है कि केएमसी सिर्फ माँ ही दे, कोई भी दे सकती है। और आई केएमसी का मतलब क्या होता है, इमीडिएट केएमसी। इनफेंट केएमसी नहीं होता, इमीडिएट केएमसी। अच्छा केएमसी किसको दिया जाता है, बच्चा क्रिटिकल हो, बच्चे का वजन सिर्फ हेमोडायनेमिकली स्टेबल हो और वेट थोड़ा कम हो। न्यूबॉर्न इज हीमोडायनेमिकली स्टेबल बट वेट इज लेस देन नॉर्मल। अब बच्चे का एज तो है 28 वीक से कम, वजन है 1 किलो, केएमसी दे दो, क्या करोगे भाई केएमसी देके, उसको कांच वाली पेटी में रखना पड़ेगा। व्हाट इज कांच वाली पेटी? इंक्यूबेटर। क्या होता है? इंक्यूबेटर का इमेज आ सकता है पेपर में इस बार। इंक्यूबेटर में कुछ नहीं होता है, कांच की पेटी देखेगी आपको, अंदर ही सब कुछ सामान है, वेंटिलेशन का, रिससिटेशन का, हाइपोथर्मिया मैनेजमेंट, सब कुछ उसके अंदर है, उसको बोलते हैं इंक्यूबेटर। एचएफएनसी का मतलब है हाइड्रोनेजल कैनुला। एक तो आता है वार्मर, फोटोथेरेपी यूनिट, एनेस्थीसिया मशीन, या फिर इंक्यूबेटर या एचएफएनसी, पांच में से एक इमेज पेपर में घूम फिर के वापस आता है 5 बार। तो इस बार एचएफएनसी आएगा, अगली बार इंक्यूबेटर का इमेज आएगा, पक्का आएगा। तो जब बच्चा क्रिटिकली बहुत ज्यादा सिक हो उसको केएमसी नहीं दिया जाता। क्या करोगे केएमसी? केएमसी का मतलब यह है कि बच्चे का ब्रेन डेवलपिंग स्टेज में, बच्चा हीमोडायनेमिकली स्टेबल है बट वेट लेस देन नॉर्मल, बर्थ वेट में भी है लेस देन 2 पॉइंट, उसको तो इमीडिएट काउंटर जितना जल्दी हो। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, केएमसी देने के 3 कंपोनेंट है। इससे क्या होगा, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा, तो मदर की हीट बेबी में ट्रांसफर होगी, तो हाइपोथर्मिया से प्रिवेंशन हो जाएगा। तो पहला स्किन टू स्किन कांटेक्ट, इससे इस बहाने से मदर दूध पिला देगी। तो दूसरा हो गया एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, इस बहाने से घर पे जल्दी जा पाएगी। इन्फेक्शन प्रिवेंशन केएमसी में नहीं आता है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन केएमसी में तो 3 कंपोनेंट है, कौन कौन से? स्किन टू स्किन कांटेक्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली डिस्चार्ज। कौन दे सकता है? कोई भी, कोई भी। ठीक है, ये बात चलो समझ आ गई। तो ये हो गया आई केएमसी। ठीक है, हाँ केएमसी। अब केएमसी में पोजीशंस कंपोनेंट नहीं लिखा होगा, पता है ना, लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ होगा कहीं भी, तो माइंड में होगा कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, स्किन टू स्किन कांटेक्ट है ना, अर्ली डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। अब आता है केएमसी की पोजीशंस। फ्रॉग मतलब मेंढक, मेंढक। अब अच्छा मेंढक तो नहीं है, अब सुनो, इधर ध्यान दो। आई का मतलब इमीडिएट है। केएमसी के अंदर मदर का एब्डोमेन या मदर के एपिगैस्ट्रियम के ऊपर बेबी का एब्डोमेन होना चाहिए, पहली बात ये। मदर के एपिगैस्ट्रियम के ऊपर बेबी का, पहली बात। दूसरी, बेबी का जो हेड है वो दोनों ब्रेस्ट के बीच में वन साइडेड होना चाहिए, वन साइडेड होना चाहिए, स्लाइटली एक्सटेंडेड होना चाहिए, वरना उसका दम घुट जाएगा। ऐसा नहीं ऐसे चिपका दिया, मुंह बंद कर दिया, यहाँ मुंह एकदम सामने रख दिया और फिर बोला ऐसे सुलाने का बोला था। बच्चे के फ्रॉग लाइक क्यों बोला है? बच्चे के पैर है ना फ्लेक्स रहेंगे और एब्डक्टेड रहेंगे, ऐसे रहेंगे, तो ऐसे रहता है। ये क्या हो गया, मेंढक। ये मेंढक हो गया कि नहीं हुआ? ये मेंढक हो गया ना। तो बच्चे के पैर फ्लेक्स रहेंगे, फ्लेक्स बट एब्डक्टेड। देखो इसको बोलते हैं एडक्शन, इसको बोलते हैं एब्डक्शन, इसको बोलते हैं फ्लेक्शन, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। जॉइंट का एंगल कम करना फ्लेक्शन कहलाता है, बढ़ाना एक्सटेंशन, मिड लाइन से दूर जाना एब्डक्शन, मिड लाइन के पास आना एडक्शन। तो दूर जाएंगे मतलब एब्डक्शन और फ्लेक्शन। पैर ऐसे भी रहेंगे और एब्डक्टेड भी रहेंगे। यहाँ पर पैर यहाँ पर रहेंगे, ठीक है, एब्डोमेन के ऊपर। एपिगैस्ट्रियम कहाँ रहेगा? एब्डोमेन के ऊपर। हेड के साइड रहेगा एक साइड, और क्या रहेगा? एक्सटेंड रहेगा। इससे सांस भी आता रहेगा और मदर चिपका के भी रखेगी। इस बहाने से ब्रेस्ट फीडिंग भी करवा पाएगी। कितने टाइम रख सकती है? जितनी उसमें हिम्मत है, जितना टाइम रखे थक जाएगी। ठीक हो गया, ये देखो, एयर टर्न वन साइड, ठीक है ना। बस अब हम नेक्स्ट डिसऑर्डर पढ़ेंगे, हाइपर एमेसिस ग्रेविडर्म्स। लिखो,
कुछ कुछ चीजें ऐसी है। अब देखो केएमसी देने की बारी आई तो कौन देगा? कोई भी देगा। मतलब मैं क्या समझ गया है? केएमसी देने की बारी आई तो कौन देगा? कोई भी। हाँ क्या मतलब कैसी बात कर रहे हैं जैसे। और अगर बाई चांस एमटीपी करवाना है तो कंसर्न कौन देगा? कौन देगा? ओनली इसमें हस्बैंड का कोई रोल? और अगर बाई चांस हस्बैंड बोल दे नहीं अबॉर्शन नहीं करवाना है, उसको किक मार सकते हैं, बुक में लिखा है। तू जा, तुझे पता है दिक्कत किसको हो रही है? मेरे को हो रही है। तू है कौन? हु आर यू? 9 महीने कैरी मुझे करना पड़ रहा है, तो ऐसा मतलब लिखा हुआ है। कंसर्न कौन देती है? ओनली। अगर वो साइकेट्रिक पेशेंट नहीं है, 18 साल से छोटी नहीं है, तो कंसर्न कौन देगी? फीमेल खुद देगी जो बच्चे को कैरी कर रही है। ऐसे बहुत सारी कंडीशन है जिसमें हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, एमएसएस का मतलब होता है उल्टी, ग्रेविडल का मतलब होता है प्रेगनेंसी में ज्यादा उल्टी उल्टी होना। सीधी करने के लिए जो टेक्निक की जाती है तो मैनेजमेंट ऑफ हाइपर एमएसएस ग्रेविडल। हाइपर मॉर्निंग सिकनेस की सीवियर फॉर्म है ये। अब बेचारा फीमेल के पास में देखो ये प्रॉब्लम भी तो है, किसी ने नहीं बोला। ऐसी प्रॉब्लम मेल में कभी होती है? अगर होती तो नाम बोल देते हाइपर एमएसएस पेट्रियडम, ऐसा कुछ नाम हो जाता। होती नहीं है, नहीं होती भाई, नहीं होती, होती नहीं है, नहीं होती, इतनी झूठ है सब। सीवियर टाइप ऑफ वोमिटिंग मतलब इट्स देखो मॉर्निंग सिकनेस और हाइपर एमएसएस ग्रेविडल में क्या डिफरेंस है? मॉर्निंग सिकनेस में उसकी जनरल हेल्थ अफेक्ट नहीं होती, हाइपर एमएसएस ग्रेविडल में सब कुछ हो सकता है, जान जा सकती है, जान की मतलब सीवियर टाइप ऑफ वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी व्हिच हैज गॉट डेंजरस, मतलब इसको डिलीवरी से डेंजरस ही होता है ना। हाँ, द इफेक्ट ऑन द हेल्थ टू द मदर एंड द इनकैपेसिटी हर इनटू डे टू डे एक्टिविटीज। समझ गए ना लैंग्वेज का मीनिंग क्या है? तो फिर प्लीज टेक केयर ऑफ हर। एडवर्स इफेक्ट भाई देखो ज्यादा वोमिटिंग होने से क्या होता है? डी, ओ माय गॉड, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस भी हो सकता है। स्टार्टिंग में एचसीएल बाय वोमिटिंग में क्या बात आता है? एचसीएल, एचसीएल एसिडिक होता है, एल्कलाइन। तो एसिडिक कहां जाएगा? बॉडी का एनवायरनमेंट कैसा? एल्कलाइन। जब जब इस दुनिया में वोमिटिंग होती है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एलके लॉस, क्या नाम है? एलके लॉस। और जब जब वोमिटिंग होती है तब तब हाइपोकैलेमिया होता है। के ऐसे याद करने का तरीका, हाइपोकैल मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में हाइपोकैलेमिया होता है, याद रह जाएगा। तो जब भी वोमिटिंग कितनी प्रकार की, 4 इंड्यूस वोमिटिंग, इंटरमिटेंट सक्शनिंग, कंटीन्यूअस सक्शनिंग, गैस्ट्रिक लवाज, तुम कुछ भी करो, जीआईटी से तुम कुछ भी बाहर निकाल रहे हो और जीआई से स्टोमक से तुम कुछ भी बाहर निकाल रहे हो, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। क्या होगा? और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस से हाइपोकैलेमिया होता है, ये बात याद रहेगी। एक एडोलेसेंट गर्ल में एक प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। समझ एनोरेक्सिया नर्वोसा? मेरा वेट ना बढ़ जाए इसके चक्कर में कुछ खाती नहीं है, सूख के चाहे कुछ नहीं दे, लेकिन फिर भी खाती नहीं है, उसको लगता है कि मेरा वजन बढ़ रहा है, उसको बोलना। उसमें भी 4-5 क्लासिकल साइन होते हैं, मतलब कि वो जानलेवा बीमारी है। एक एग्जाम में क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी बीमारी लाइफ थ्रेटनिंग है, ऐसा क्वेश्चन था। और उसमें एक ऑप्शन था एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक था एंजाइटी, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, एक था ओसीडी, एक था सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर और एक था एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में जान जा सकती है, क्योंकि उसको लगता है मैं नहीं खाऊंगी बढ़ जाऊंगी, नहीं खाऊंगी मोटी हो जाऊंगी, इसके चक्कर में उसके इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, कार्डियोटॉक्सिटी, और जब भी पोटेशियम कम और ज्यादा होता है तो हार्ट धुजने लगता है, उसको बोलते हैं डिसआर्थीमिया ड्यू टू कार्डियोटॉक्सिटी ड्यू टू हाइपोकैलेमिया। तो इसमें 4-5 क्लासिकल साइन आते हैं, बाल झड़ने लगते हैं या भूरे हो जाते हैं, होता है, वेट लॉस होता है, हाइपोकैलेमिया होता है, मेंस्ट्रुएशन सीज हो जाता है, बंद हो जाता है ना, मूड एकदम ऑफ सा हो जाता है, फिर भी खाती नहीं बेवकूफ। लेकिन ये कौन सी एज में देखने को मिलती है? एडोलेसेंट एज में, क्योंकि उसको क्या बनना है? मॉडल बनना है। मॉडल मत बन, पहले खा ले पेट में, मॉडल बनना, उसको एयर होस्टेस बनना है। जब लंबे समय से किसी को वोमिटिंग होती है, लंबे समय से कंटिन्यू वोमिटिंग, तो बॉडी में जो भी खाओगे बाहर निकलेगा। तो जब हमें एनर्जी के लिए बॉडी क्या करेगी? फैट को तोड़ेगी। किसको तोड़ेगी? तो जो लोग लंबा उपवास करते हैं, जिसको खाने को मिलता नहीं है, है? उसकी वजह से बॉडी का फैट टूटता है। फैट हमेशा एसिडिक होता है, कीटोन बॉडी बनाता है, तो उसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। तो लंबे समय से क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। कब कब होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस? बताना देखें। तो ऐसी जनरल कंडीशन बताओ, कहां कहां होता है मेटाबॉलिक एसिड? डायरिया में, वेरी गुड। डायरिया का मतलब क्या हुआ? इंटेस्टाइन का एनवायरनमेंट कैसा होता है? एल्कलाइन। तो एल्कलाइन बाहर निकल गया तो बॉडी का एनवायरनमेंट क्या हो गया? एसिडिक। तो डायरिया से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, जैसे कि सीलियक डिजीज एग्जांपल के लिए। और जब हम एस्पिरिन ज्यादा खाते हैं, एस्पिरिन एसिडिक, तो अंदर जाएगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, इसका मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब जब हम को किडनी फेलियर होता है, क्या होता है? किडनी फेलियर में मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होता है? कॉन्सेप्ट बताना। जब किडनी फेल हुई, किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर फेंकना। किडनी फेल हुई, H प्लस बाहर नहीं जाएगा, और H प्लस और पीएच दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। H प्लस अपोजिट होता है पीएच का, तो जब किडनी H प्लस को एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी, किडनी अनएबल टू एक्सक्रीट H प्लस आयन, तो बॉडी में H प्लस बढ़ा, पीएच कम, तो इसको पीएच कम को एसिडोसिस। और प्रॉब्लम कौन सी? मेटाबॉलिक। इसका मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब भी डीकेए होता है, व्हाट इज डीके? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। जब किसी के पर्सन में इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, बॉडी का फैट टूटेगा, फैट कीटोनिक होता है और कीटोन की वजह से एसिड बनेगा, तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस। समझ में आया ना बात? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कब कब होता है? जीआईटी सेक्शन बता दिया, जो भी है मतलब इसोफेगस से स्टमक से तुम कुछ भी बाहर निकाल, इसके अलावा बोलो। जब जब हम डायूरेटिक लेते हैं, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, क्योंकि डायूरेटिक क्या करता है? H प्लस को बाहर निकालता है, H प्लस बाहर तो पीएच, H प्लस कम हो गया बॉडी में, बाहर गया, इसका मतलब बॉडी में H प्लस कम, तो H प्लस कम तो पीएच ज्यादा, तो मेटाबॉलिक एक डायूरेटिक को छोड़ के एसिटाजोलामाइड, कौन सी? डायमॉक्स नाम सुना है? डायमॉक्स,
इंक्रीज आईसीपी में देते हैं एसिटाजोलामाइड डाइऑक्सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस करती है, बाकी ऑलमोस्ट डायूरेटिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस करती है, वो एक एसिडोसिस करती है ना। तो सारी डायूरेटिक, और सीधा क्वेश्चन है डायूरेटिक कौन सा एसिड बेस इंबैलेंस करती है, आप आंसर होगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस करती है, क्योंकि H+ को बाहर निकाल देगी, H+ बाहर निकलेगा, बॉडी में कम हो गया तो पीएच बढ़ गया। याद रहेगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस सिंपल फंडा है, पर रेस्पिरेटरी वाले में याद रखना नहीं है ज्यादा कुछ। अब जब भी हाइपरएमिसिस होगा तो वेट लॉस ही होगा। जब डिहाइड्रेशन में किसका वेट बढ़ा है आज तक, किसी का बढ़ा है सर? मेरा तो नहीं बढ़ा भाई, तुम्हें बातें आ रही है रे, हर बात में आपका पढ़ूं, आप नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन किसका नहीं होगा, तो आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन किसका होगा, आप पढ़ोगे तो अकाउंट नंबर किसका दोगे, पैसे किसके खाते में आएंगे, मैं किसका, चलो चलो नेक्स्ट, जस्ट किडिंग, चलो लिखो फटाफट, लिख लिया, ओके थैंक यू। ये सब झूठ बातें हैं, मेरे को पैसों की सख्त नीड थी। कल परसों की बात बताऊं, मैंने किसी ऐसे पर्सन से पैसे मांगे जो जिसने सिलेक्शन होने से पहले बोला था कि जान मांगोगे तो जान दे दूंगा। पैसे क्या चीज है सुनना, मतलब मैं सोचूंगा नहीं देते हुए भी जान भी दे दूंगा। और मैंने बोला मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए सिर्फ 10 दिन के लिए, वेरी इमरजेंसी। उसने बोला सर जान ले लो बट पैसे नहीं। मैंने कहा तुम्हारी भी बात का सच्चा है, जान दे दूंगा बट पैसे नहीं दूंगा। इसीलिए इस दुनिया में ज्ञान फ्री में मिल जाता है, पैसे नहीं मिलते। नहीं लड़का था, लड़की मना नहीं करती, मांग लेता तो लड़का था सच में। मैंने बोला प्लीज तो प्लीज प्लीज कुछ नहीं सर, पैसा का मामला जरा संभाल के, और कुछ भी मांग लो पैसे नहीं। ये देखना आप यूट्यूब खोलना, आपको फ्री में इतना ज्ञान मिल जाएगा, इतने मोटिवेशनल स्पीकर है, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे मैं किस किस का सुनूं। लेकिन पैसे देने वाला ना तो यूट्यूब पे है ना आपके ऐप पे है, कहीं पर भी आप किसी से पैसा मांग लो नहीं मिलेगा, ज्ञान फ्री में भरा पड़ा है। इतना तो ज्ञान के लिए कोई नहीं पढ़ रहा, आप सभी को किस लिए पढ़ रहे हो, पैसे के लिए पढ़, गारंटी है। तो पैसा मेरे हिसाब से जब मुझे अभी नीड तो पता चला, मैं आज तक इस भ्रम में जी रहा था कि जब भी अपने को जरूरत होगी किसी से भी मांग लेंगे कोई मना ही नहीं करेगा। उसने ऐसे वो सोचा भी नहीं, जो मैंने बोला तुरंत जवाब। अरे मैंने कहा पहले अकाउंट तो सोच लेता क्या अकाउंट में है कि नहीं है, क्योंकि उसने सोच रखा था किसी को देना, सर पैसे नहीं, नहीं आशोक सर कभी मना नहीं करेंगे, कहा कभी मना नहीं करेंगे, उनसे पैसे भी मांग सकता हूँ, जान भी मांग सकता हूँ, जान क्यों देंगे बट पैसे मना नहीं करेंगे। अशोक से इस मामले में बहुत एडवांस, पैसे मना नहीं करेंगे, जितना चाहिए ले जाओ। बट कई बार होता है ना, बड़े अकाउंट को हम तब खंगोलते हैं जब हमारी बड़ी नीड होती है। 50,000 लाख रुपए के लिए मैं अशोक सर को बोलूं अच्छी बात नहीं है, बड़ा बैंक है अशोक सर बड़ा, तो सर को तब बोलूंगा 10-20 लाख के चाहिए, तो सर तुम सर कितने चाहिए ले जाओ, ऐसे बोले तो मैं बोलना भी नहीं चाहता ना छोटी बात के लिए कि सर इज वेरी। तो मैंने ऐसे मांगे जिसकी सैलरी महीने की लाख रुपए है, वो तो लाख दे सकता है ना, जिसकी सैलरी महीने की ज्यादा है उससे ज्यादा मांगेंगे ना, फिर बहुत एंडिंग में नहीं इतने भरे रहते हैं। बट मैंने अभी तक मांगा नहीं है, कोई वो हिसाब की भी तो पक्की होती है। अगर अगर मान लिए तो सोचे कि भाई क्यों दूं, क्या पता वापस नहीं देगा तो मुझे सुसाइड करना पड़ जाएगा, क्योंकि लड़के को पैसे वापस नहीं दो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 1 रुपए लड़की का तुम खा जाओ, लड़की तुम्हें खा जाएगी, उसका पैसा उसका, आपका पैसा भी हाँ, इसीलिए उसके अकाउंट में ज्यादा पैसे होते हैं। इटियोलॉजी मोस्टली हाइपरएमेसिस ग्रेविटी कब होता है, नहीं मैंने किसी लड़के से ही मांगे थे, नहीं लड़के को पता नहीं बेचारे सबकी प्रॉब्लम होगी, अपन अपनी तरफ से सोच रहे हो सकता है उसके पास नहीं होंगे, बट उसने मेरे को बोल रखा था सर कभी भी आप मांगना, एक बार मांग के देखना। मैंने मांग के देख लिया, फिर मुझे रियलाइज हुआ नहीं मांगना था, ये नहीं मांगना था सच में। मोस्टली ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, ये पैसे मांगने वाला नहीं मतलब ये कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं इसमें, जिसके मैटरनल हिस्ट्री ज्यादा है उसके थोड़ा ज्यादा, कैसी जेनेटिक भी होता है थोड़ा बहुत, फैमिलियल हिस्ट्री मोर कॉमन फर्स्ट प्रेगनेंसी उसमें थोड़ा एसिडी ज्यादा रहता है, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्टली 12 वीक तक रहता है, और जिसमें जीटीडी होता है, जीटीडी में एसिडी क्या होता है ज्यादा या कम, और मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी ज्यादा ही होता है, तो दोनों में थोड़ा सा वोमिटिंग होने के चांसेस एज कंपेयर टू द सिंगल टर्म प्रेगनेंसी ज्यादा होते हैं। मैं ये सोचता था कि सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि इतना भी मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। तो मतलब पैसे के मामले में कह रहा हूँ, क्या सोचो, इट इज मोर कॉमन इन अनप्लान्ड, ये थोड़ा रिसर्च में है, मैं पैसों की बात कर रहा हूँ बेवकूफ। जिससे भी था ये ह्यूमर अच्छा था, हाँ ऐसे सीखा करो बोलना, वेरी गुड, सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। जो मैं समझ रहा हूँ ना वो आप कभी नहीं समझ पाओगे। हो गया, 1 लाख रुपए दे दो, ऐसे ही बोला था उसने भी। मुझे यकीन नहीं है इन बातों पे, ये सारी बातें झूठी है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। कि तुम क्यों ऐसे ही बोला था आज से 1-2 साल पहले, जब मैंने किसी से मांगे थे उसने कहा था मेरी जॉब लगने दो मैं लाइन लगा दूंगा पैसों, और उसने बोला चलो लिखो सेम, उसने भी पीछे ना लगाया था, जॉब लगेगी ना, सेम स्टेप। चलो आगे बढ़े, ये ना वर्ड है ना ये बहुत बदमाशी है,
कत्ल करता है सीधा। सुनो ना, ये लिख लिया ना आगे, ओके ना। देन ऐसा मतलब थ्योरी इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस ऐसा बोलते हैं जिसमें एसिडिटी ज्यादा होता है। कौन कौन सी थ्योरी है? हार्मोनल एसिडिटी ज्यादा है, थोड़ा बहुत साइकोजेनिक है। अब डाइजेटिक डेफिशिएंसी, कार्बोहाइड्रेट का जरूर नहीं होता, विटामिन B6 और B1 की कमी रह जाती है, प्रोटीन की भी कमी है, किसी को एलर्जी भी होती है पर्टिकुलर चीज से तो भी वोमिटिंग होने, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हो जाए, कोई गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम हो, आगे जाए नहीं खाना ज्यादा बाई चांस तो भी वोमिटिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बहुत सारी छोटी मोटी चीजें। फास्ट आगे बढ़े। क्या पोषण माह? ये तो मुझे भी नहीं पता। ये तो अच्छा सवाल पूछा आपने। पोषण माह पहली बार कब बनाया गया मुझे तो आइडिया नहीं, देखना पड़ेगा। ये पता है 1 सितंबर में मनाते हैं, पूरे महीने फल खाओ, ऐसा सुना मैंने। मंथ है, मंथ की पूरा महीना है ना। तो कौन से ईयर से पहली बार हुआ ये मुझे नहीं पता। जैसे योगा डे है तो 21 जून को मनाते हैं ना, तो पहली बार 14 या 15 ऐसा कुछ है, या तो 14 या 15 ऐसा कुछ है मतलब। हम्म, पढ़ेंगे ना अभी आगे, मल्टीपल प्रेगनेंसी तो आने दो। हाँ कहाँ, कहाँ आपने कहाँ पढ़ा? हाँ सर्च किया, मिला नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है मिला नहीं? चलो लिखो भाई, लिखना ही पड़ेगा भाई। देखो क्लास की बाद में स्टार्ट हुई ना, घबराए नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना, ठीक है। सर पहले वाला वापस पढ़ा दो। पहले वाला कैसे, ये इतने पैसेंजर गाड़ी में बैठे हैं, इनके पास पीछे ले जाऊंगा, ये मेरी गाड़ी का टायर पंचर कर देंगे, इसलिए आपको एक्स्ट्रा गाड़ी करके यहाँ तक पहुंचा देंगे ना, इसलिए प्लीज अब यहाँ से तुम चलना शुरू करो। जल्दी करो, इतना टाइम थोड़ी होता है। क्या सर? ये डिजीज पूरी होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज, मतलब अब सारी इंपॉर्टेंट डिजीज शुरू हो गई। ये तो एक चिंदी सी डिजीज थी, चिंदी मतलब ऐसी हाइपरएमेसिस ग्रेविडियम। अब आएगी नेक्स्ट डिजीज का नाम है मल्टीपल प्रेगनेंसी, फिर अच्छी अच्छी डिजीज आएगी तुम्हारे पास, उठा देगी। फास्ट वो भी पूरी करनी है जल्दी। सीएचएन पढ़ना है ना, तो फिर यूरिन का एग्जामिनेशंस, लंबे समय से हाइपरएमेसिस ग्रेविडियम से रेटिनल हेमोऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशंस, फंडस एग्जामिनेशंस, ईसीजी क्योंकि पोटेशियम बिगड़ जाता है वोमिटिंग से, क्या था डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस एक ही बात है, क्या क्या चीजें चेक करेंगे। फास्ट लिखो अब, इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस दोनों में से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, रॉन्ग मैनेजमेंट में से आगे आया तो आने वाला है बस। बस नहीं बताएंगे तुम गुस्सा हो जाओगे। ऐसे लंबे समय से डिहाइड्रेशन वगैरह तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है हाइपरएमेसिस ग्रेविडियम की वजह से, तो उसका फंडस में ब्लड सप्लाई बिगड़ जाती है, तो फंडस एग्जामिनेशन करते हैं आंख का। जब लंबे समय से डिहाइड्रेशन इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है, मेजर नहीं होता, विजन इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिलता, बट कई बार क्या होता है आंख डैमेज होती है, अगली स्टेज पे विजन में कोई चेंजेस नहीं आता, लेकिन हम एज ए प्रोफाइलैक्सिस पहले चेक कर लेते हैं। जैसे आईसीयू में पेशेंट एडमिट होता है ना, तो हम पहले हर किसी का फंडस एग्जामिनेशन करवाते हैं कि कोई चेंजेस तो नहीं आया, तो इस चक्कर में इसका भी पहले देख लेते हैं, कोई चेंज तो थोड़ा बहुत नजर नहीं आ रहा, कहीं फंडस में कोई स्वेलिंग वगैरह कुछ हो, कोई रेट्रोऑर्बिटल हेमरेज हो, ऐसा कुछ। जब रेटाइनल डिटैचमेंट होता है, सुना है रेटाइनल डिटैचमेंट, इसमें पेन कैसा होता है, माइल्ड मॉडरेट या सीवियर? नो पेन, पेन लेस होता है। ऐसे लोग हैं सीवियर, पेन को रेटाइनल डिटैचमेंट इज पेन लेस, पर्दा गिरा, इसका साइन क्या है? ऐसे लगता है पर्दा गिरा, आगे उसके आगे कुछ नहीं दिखता। फिर मेन नर्सिंग इंटरवेंशन है कंप्लीट बेड रेस्ट, क्योंकि पर्दा गिर गया फिर उठने में कोई फायदा नहीं है, तुम गिरोगे। हाँ तो फिर तुम्हें कैसे बोल रहे हो? आपने नाम सुना प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, उसमें पेन कैसा होता है, मॉडरेट सीवियर माइल्ड। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, ग्लूकोमा दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी क्लोज एंगल और प्राइमरी ओपन एंगल्स। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा पेन कैसा होता है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर? होता ही नहीं है, मैं वाइवा पूछ रहा हूँ। क्लोज एंगल इज मेडिकल इमरजेंसी, सीवियर पेन इंक्लूडिंग इंक्रीज आईसीपी विद वोमिटिंग हेडेक नोजिया, बट प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन और पेरिफेरल विजन लॉस और पेन लेस होता है, आईओपी बढ़ जाता है पर ज्यादा दर्द होता ही नहीं है, पेन लेस ही होता है। और क्लोज एंगल में इतना दर्द होता है, इतना दर्द जैसे कि सर फटेगा। तो फिर मेरे को आगे बढ़े, ग्लूकोमा में कौन सी ड्रग नहीं देते, कौन सी ड्रग नहीं देते ग्लूकोमा? ऐसी ड्रग सुन लो, मैं ऑप्शन दूं, ऐसी ड्रग जो मायोडायसिस करवाती है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऐसी ड्रग जो पेपर कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, ऑप्शन सी द पैरासिम्पैथेटिक, ऑप्शन डी द बीटा ब्लॉकर। कौन सी नहीं देते? ऐसी कोई भी ड्रग जो प्यूपिल को डायलेट करवाती है या जिसको बोलते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, कभी भी ग्लूकोमा में नहीं देते। बीटा ब्लॉकर ड्रग ऑफ चॉइस टिमोलॉल, बीटा ब्लॉकर देते हैं, एसिटाजोलामाइड देते हैं,
पिलोकार्पिन दे सकते हैं, पीपल कॉन्ट्रैक्शन वाली दे सकते हैं, इंक्रीज आईसीपी कम करने वाली ड्रग दे सकते हैं, मैनिटोल दे सकते हैं, ग्लिसरॉल दे सकते हैं, डाइमॉक्स दे सकते हैं, पीपल कॉन्ट्रैक्शन वाली दे सकते हैं, बट पीपल डायलेट करने वाली ड्रग जिसको एंटी कोलिनर्जिक कैटेगरी में रखते हैं। तो एंटी कोलिनर्जिक कभी भी ग्लूकोमा में, एंटी कोलिनर्जिक कभी भी ग्लूकोमा में स्पेशल कॉन्ट्राइंडिकेशन एंटी कोलिनर्जिक याद रखने का, फिर आएगा पेपर में और लो की लकीर आएगा। तो पहले तो पता करो हाइपरएमेसिस पीरियड में फीमेल प्रेग्नेंट है, दूसरी वजह से वोमिटिंग नहीं हो रही कोई, भाई कोई और फेलियर हो सकता है, वोमिटिंग होने का कारण एक्यूट गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। यू नो अबाउट गैस्ट्रिक अल्सर? गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है? गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर बहुत सेम, अलग अलग है क्या? अलग अलग। जोधपुर और भगत की कोठी एक दूसरे का पार्ट है ना, भगत की कोठी जोधपुर का पार्ट है ना, तो गैस्ट्रिक अल्सर इज पार्ट ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का मतलब जीआईटी में अल्सर हो गया, चाहे इसोफेगस में हो, चाहे स्टमक में हो, चाहे ड्यूडेनम में हो। स्पेशली स्टमक में अल्सर होता है तो गैस्ट्रिक अल्सर, और तीनों में से कई बार भी हो जाए, तीनों में साथ में पेप्टिक अल्सर, समझे? तो जब भी गैस्ट्रिक अल्सर होता है तो भी एक्यूट वोमिटिंग होती है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गैस्ट्रिक अल्सर में और ड्यूडेनल अल्सर में क्या डिफरेंस है, तो क्या बताओगे? कोई चार डिफरेंस बताओगे मुझे? गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक का मतलब अल्सर कहाँ? स्टमक में, कहाँ पर है? और स्टमक में क्या है? एसियल ज्यादा है। इसका मतलब अल्सर का मतलब क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। भाई इसकी लेयर कट गई तो खाने में मिर्च मसाला है, खाओगे तो दर्द होगा। भाई ये है स्टमक, ये इसोफेगस और ये स्टमक है, और ये हमारा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के टू पार्ट में मोस्टली होता है। अब यहाँ पे कोई अल्सर है तो खाना खाते खाना कहाँ जाता है? स्टमक। तो अगर गैस्ट्रिक अल्सर है, खाना खाने का मन ही नहीं होगा और खाओगे तो तुरंत दर्द होगा। खाने का मन क्यों नहीं है? आपको पहले वाला खाना याद है, जो ही खाया था दर्द हुआ था। तो पेन जस्ट आफ्टर मील किसका साइन है? खाना 2 घंटे का रहता है स्टमक, उसके बाद काइम बन के कहा जाता है? ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम में खाना जाता है, इसका मतलब स्टमक क्या है? खाली है। और आपके खाने का मन कब होता है? जब स्टमक खाली होता है। तो खाना खाने से अगर पेन रिलीव हो रहा है, इसका मतलब वो ड्यूडेनल अल्सर है। खाना खाने से पेन क्यों? क्यों? क्योंकि उस समय ड्यूडेनम भी खाली था और आपका स्टमक भी खाली था, और आपने खाना खाया और खाना कहाँ गया? स्टमक में। तो ड्यूडेनम में तो गया ही नहीं, तो पेन हो ही नहीं। तो खाना खाने से पेन रिलीव होता है, ड्यूडेनल अल्सर है। खाना खाते ही पेन होता है, गैस्ट्रिक अल्सर है। खाना खाते ही जब गैस्ट्रिक म्यूकोसा ब्रेकडाउन है, इसका मतलब यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी तो होती होगी भाई, होल्ड हो रखा है, तो इसका मतलब वापस वो इरिटेट करेगा तो वोमिटिंग होगा। तो अगर खाने में वोमिटिंग, वापस वोमिटिंग हो जाए, उसको बोलते हैं हीमेट एमेसिस। गैस्ट्रिक अल्सर में वोमिटिंग में ब्लड आता है, गैस्ट्रिक अल्सर में वोमिटिंग में ब्लड आता है, बट ड्यूडेनल अल्सर में स्टूल में ब्लड आता है। क्योंकि कहां से ब्लीडिंग हो रही है? ड्यूडेनम से। तो मेलिना द सीन इन द ड्यूडेनल अल्सर, द हेमेटोमेसिस सीन इन द गैस्ट्रिक अल्सर। खाने के जस्ट बाद पेन है, गैस्ट्रिक अल्सर। 2 घंटे बाद पेन है या पेन रिलीव है, एक ही बात है, सुनना, खाने के 2 घंटे बाद या खाने से पेन रिलीव, या सुनो, नौ सेट का सवाल पाएगा। रात को जिसमें दर्द होता है, ड्यूडेनल अल्सर। क्योंकि हमेशा अपन खाना खाने सो जाते हैं, फिर रात को 2-3 घंटे बाद पता चलता है दर्द हो रहा है। तो रात में जिसमें दर्द होता है वो भी कौन सा अल्सर है? ड्यूडेनल अल्सर। समझ में आया? और मोस्टली गैस्ट्रिक अल्सर में वेट लॉस देखने को मिलता है, लेकिन ड्यूडेनल में लॉस इस बात की कोई जरूरी, क्योंकि ड्यूडेनल अल्सर में मरीज खाना कम करता ही नहीं है, इतना ही खाता है। गैस्ट्रिक में खाना खाता नहीं है, इसलिए वेट लॉस देखने को मिलता है। ड्यूडेनल में कम हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं। समझ में आ गया? तो यहाँ पर भी यही बात समझ में आ रही है कि वोमिटिंग पहले आपको पता करना है ना कि एक्चुअली फीमेल प्रेग्नेंट है, किसी और वजह से वोमिटिंग होगी। तो ठीक है, पैनक्रेटाइटिस होता है तो वोमिटिंग भयंकर होती है, पेन होता है, वैसे ही और भी कोई रीजन हो सकता है। आइडेंटिटी फॉर्मूल का पता करना, मल्टीपल प्रेगनेंसी का पता करना, कोई वोमिटिंग का और कोई कॉज पता कर लिया, फिर आता कॉम्प्लिकेशन फास्ट। ये हुई तो बात तो नहीं हुई, तुम ओबीडियंट नहीं है, ठीक है, जो भी है, क्या ही कर सकते हैं हम। समझ आया? यूरिया ब्रीथ टेस्ट करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर के लिए ना, एच पाइलोरी बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए। इसमें ट्रिपल ड्रग थेरेपी देते हैं ना। कौन सी ड्रग थेरेपी देते हैं? ट्रिपल ड्रग थेरेपी देते हैं। इसमें एक पीपीआई होता है, 2 एंटीबायोटिक होता है। कभी कभी क्वाड्रिपल भी देते हैं, जिसमें बिस्मथ और ऐड हो जाता है। ज्यादातर ट्रिपल और क्वाड्रिपल भी, 4 ड्रग में बिस्मथ और ऐड हो जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर की बात कर रहे हैं, तुम इसमें लिख दोगे ट्रिपल, मैं उसकी बात कर रहा था। आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं। लंबे समय से अगर हम पीपीआई खाएं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर खाएं, तो कौन सा एनीमिया होने के चांसेस है? बैठो, डिप्रेशन में आ गया मैं। लंबे समय से तुम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर खा रहे हो, तो तुम्हें कौन सा एनीमिया हो सकता है? ये आंसर नहीं आ रहा है। तुम्हारा दिमाग कहाँ है? पीपीआई का फंक्शन क्या है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करता है? एचसीएल को आने नहीं देता है सर्कुलेशन में, प्रोटॉन पंप को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। प्रोटॉन पंप कहां से आता है? पैराइटल सेल से आता है। फिर एचसीएल कहां से आता है? पैराइटल सेल से आता है। उसको ये क्या कर देता है? आने नहीं देता सर्कुलेशन। अरे पेंटाप्राजोल, आप गैस में, जब आपको दर्द होता है पेंटाप्राजोल खाते हो, तभी जो लोग 5-10 साल से खाते हैं, तो जब गैस नहीं बनेगा, एचसीएल नहीं आएगा। तो जब एचसीएल जहां से बनता है वहीं से इंट्रिंसिक फैक्टर बनता है। कौन सी सेल से? इंट्रिंसिक फैक्टर बनता है, और इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन बी का एब्जॉर्प्शन करवाता है। बनता कहां है? स्टोमक में, पैराइटल सेल में, लेकिन टर्मिनल एरिया में एब्जॉर्प्शन करवाता है। कहां पर करवाता है? तो जब हम लोग पीपीआई खाएंगे, सुनना, तो पैराइटल सेल को डीएक्टिवेट कर देता है, एचसीएल नहीं बनेगा, तो इंट्रिंसिक फैक्टर भी नहीं आएगा। तो तुम कितना ही विटामिन बी 12 खा लो, स्टूल के साथ में एक्सक्रीट, यूरिन के साथ में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, क्योंकि विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि इंट्रिंसिक डाइट में गया विटामिन बी 12, यहाँ आया इंट्रिंसिक फैक्टर, दोनों मिलकर
स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जिसको बोलते हैं टर्मिनल इलियम, वहां करवाते हैं इसका एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं तो यूरिन और स्टूल के साथ में बाद में हो जाएगा क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। समझ में आई बात? इसका पता लगाने के लिए हम सीलिंग टेस्ट करते हैं। विटामिन बी12 के एब्जॉर्प्शन का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं कि यूरिन के साथ में कितना विटामिन बी12 बाहर आ रहा है, ज्यादा बाहर आ रहा है इसका मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। भाई 24 आवर का यूरिन लेते हैं ना सीलिंग टेस्ट में, ये भी क्वेश्चन आता है। सीलिंग टेस्ट किसके लिए? विटामिन बी12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। किसका सैंपल लेते हैं? 24 आवर यूरिन का सैंपल लेते हैं। इसमें किसका पता लगाया जाता है? विटामिन बी12 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है। तो ऐसे पर्सन जो लंबे समय से पीपीआई खाते हैं या जिसका स्टोमक है ही नहीं, जब स्टोमक ही नहीं है गैस्ट्रेक्टोमी कर दी तो पैराइटल सेल कहां है? पैराइटल सेल नहीं है तो इंट्रिंसिक फैक्टर कहां है? तो उनको जिंदगी भर इंजेक्टेबल नॉट ओरल गैस्ट्रेक्टोमी के बाद में जिंदगी भर आईएम विटामिन बी12 लेना पड़ता है और विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी को पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। मैंने यही तो क्वेश्चन पूछा। अरे दो जने से बोलने से नहीं होता, सब कुछ बोले तब अच्छा लगे ना। और आपने बोल दिया तो क्या हुआ? अब चलो किसी को हाइपरएमेसिस ग्रेविडियम है तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा, ब्रेन में भी माथा पूरी माथा जुड़ी सब कुछ होगी। आपने पढ़ा होगा साइकियाट्रिक में भी, न्यूट्रिशन में भी पढ़ोगे, जब भी लंबे समय से वोमिटिंग होती है, स्टार्वेशन होता है, माल न्यूट्रिशन होता है तो बी1 की डेफिशिएंसी हो जाती है। किसकी? बी1 की डेफिशिएंसी जिसको बोलते हैं थायमिन डेफिशिएंसी। कौन सी डेफिशिएंसी? और थायमिन की डेफिशिएंसी दो टाइप से हो सकती है, एक होता है वेट बेरी बेरी और एक होता है ड्राई बेरी। भाई थायमिन की डेफिशिएंसी को क्या बोलते हैं? बेरी बेरी। क्या बोलते हैं? कौन सा बेरी बेरी? पहले बेरी बेरी तो कौन बेरी बेरी। बी1 की डेफिशिएंसी बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं? एक होता है वेट बेरी बेरी, एक होता है ब्लड का होता है ज्यादातर हार्ट में। तो दिल का मामला बहुत जो दिल से रिश्ता निभाते हैं वो लंबे समय से होता है क्योंकि इसमें वेट बेरी बेरी में कौन सा सिस्टम अफेक्ट होता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। वेट बेरी बेरी का मतलब जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, इमोशन सूखे होते हैं तो दिमाग से निभाते हैं ज्यादा चलता नहीं है। तो मतलब ड्राई बेरी बेरी में कौन सा सिस्टम अफेक्ट होता है? ड्राई बेरी बेरी दो, एक होता है वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। अब देखो अब यहाँ पे आओ, चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ना चाहिए। ड्राई बेरी बेरी में होता है वर्निक्स एन्सेफेलो। देखो एन्सेफेलो का मतलब होता है ब्रेन, सुनना पहले। एन्सेफेलो का मतलब क्या होता है? ब्रेन। पैथी का मतलब होता है डिजीज। तो ब्रेन की वर्निक्स डैमेज हो जाती है कई बार, उसको बोलते हैं वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। और लंबे समय से अगर ऐसी कमी रहे उसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है कॉज कॉफ। सीधा क्वेश्चन आएगा सीधा, कॉज कॉफ साइकोसिस कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है? ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, ये एक्यूट है, ये क्रोनिक है। जो एक्यूट होती है वो हमेशा रिवर्सिबल होती है। जैसे आप पढ़ोगे एक्यूट रिनल फेलियर, इट इज रिवर्सिबल कंडीशंस ड्यू टू ड्रग इंड्यूस शॉक हाइपरटेंशन किसी वजह से, सीआरएस इरिवर्सिबल। भाई क्रोनिक रिनल फेलियर क्या है? इरिवर्सिबल। स्टेज 5 तो गया। स्टेज 5 का मतलब क्या है? जीएफआर 15 से कम हो गया तुम क्या करोगे? कुछ नहीं इलाज है, या तो करो किडनी ट्रांसप्लांट, जब तक नहीं हो डायलिसिस पे चलाते रहो, बाकी उसको वापस नहीं ला सकते अब, है ना? तो वैसे ही तो ये दोनों लाइनें समझ में आई आपको? कभी आया था इसमें से क्वेश्चन? आप सल्टा दोगे फिर आता स्ट्रेस। जब ज्यादा वोमिटिंग होगी तो कई बार गैस्ट्रिक म्यूकोसा ब्रेकडाउन हो जाती है तो हमारा अल्सर हो जाता है ना, स्ट्रेस की वजह से भी अल्सर हो जाता है। एसिड हो जाता है, एसिड क्या तेजाब है, एसिड है और एसिड तोड़ देता है, तोड़ देगा, ब्रेकडाउन कर देगा तो स्ट्रेस अल्सर। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है कि बर्न में स्टमक में अल्सर होता है उसको क्या बोलते हैं? बर्न की वजह से देखो बर्न हुआ, सुनना मैकेनिज्म सुनना, बर्न हुआ, बर्न में फ्लूइड लॉस होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, स्टमक को ब्लड सप्लाई कम होगी तो स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लूकोसा ब्रेकडाउन होगी। बर्न की वजह से स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लूकोसा ब्रेकडाउन होने की वजह से स्टमक में होने वाले अल्सर को कर्लिंग अल्सर बोल रहे हो। कौन सा अल्सर? कर्लिंग। ये भी थोड़ा याद रखना है। अल्सर हो गया है गैस्ट्रिक अल्सर, उसका नाम बदल दिया कर्लिंग अल्सर, तो इसमें भी स्ट्रेस अल्सर हो गया। इसोफेगल मटेरियल जब एसिड बार-बार ऊपर आता है तो एसिड कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो एसिडिक बार-बार किसी बेचारे, ये प्लास्टिक की तो है नहीं इसोफेगस, तो उसको भी रैप्चर कर सकता है। ज्यादा लंबे समय से डिहाइड्रेशन रहेगा तो लीवर काम नहीं करे, ब्रेन काम ना करे, ज्यादा सीवियर में कोमा हो जाए, दिन पर बहुत सारे ये सारे कॉम्प्लिकेशन है। ऑल ऑफ द अबव में आएगा। अगर कॉम्प्लिकेशन आएगा मोस्ट कॉमन पूछ ले तो एक नंबर वाला लिखना है, थायमिन डेफिशिएंसी वाला। जॉइंटिस कैसे होगा? जब बॉडी में लंबे समय से हेमोडायनामिकल अनस्टेबिलिटी हो जाती है तो लीवर इज मेटाबॉलिक हाउस, लीवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन। तो लीवर में विटामिन, बॉडी में विटामिन वगैरह सब कम हो गए तो लीवर का पीटी आईपीपीटी आईना सब डिरेंज हो जाएंगे तो लीवर काम ही नहीं करेगा, तो हो सकता है बिलिरुबिन के एक्सक्यूजेशन में चेंजेस आ जाए। कॉम्प्लिकेशन है ना। कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये होता है कि बॉडी के सारे वाइटल ऑर्गन बिगड़ जाए तो फिर लीवर मेटाबॉलिज्म का काम नहीं कर पाएगा। और ये आपको अच्छे से पता है कि सीवियर डिहाइड्रेशन होता है तो रीनल फेलियर हो जाता है। भाई अगर डिहाइड्रेशन भयंकर होता है तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा, कम तो किडनी के पास ब्लड जाएगा ही नहीं। एक दिन में किडनी 180 से 200 लीटर फ्लूइड को फिल्टर करती है। 180 से 200 लीटर, 180 टू 200 लीटर एक दिन में, उसका ओनली 1% यूरिन बनता है, बाकी सारा का सारा रीअब्जॉर्ब होता है। तो किडनी के पास में जाएगा नहीं फ्लूइड तो किडनी फेल हो जाएगी बेचारी, है ना? अरे ये क्या है? ये ऐसी कौन सी आवाज है? ये कौन रिंगटोन था? ये किसी को कॉल किया जा रहा था और स्पीकर दब गया, मैं समझ गया। आगे बढ़ो, अब मैनेजमेंट पढ़ ले। अब देखो इसमें क्या है, पानी की कमी है, हमें पिलाना है पानी 24 घंटे में कम से कम 3 लीटर देना, मरीज को एनपीओ करना है। सीवियर वोमिटिंग में कभी भी पेशेंट को ओरल देने में कोई, जितना ज्यादा वोमिटिंग हो रहा है सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, सीवियर डिहाइड्रेशन में पेशेंट को एनपीओ किया जाता है। सुन लो, सीवियर डिहाइड्रेशन में पेशेंट को एनपीओ रखना पड़ता है क्योंकि हो सकता है वाइटल सेंसोरियम हो और एस्पिरेट कर जाए। माइल्ड और मॉडरेट डिहाइड्रेशन में पेशेंट को पिला सकते हैं और मॉडरेट डिहाइड्रेशन को सम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। मॉडरेट नाम की टर्म नहीं होती है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, माइल्ड, सम, सीवियर। और सम डिहाइड्रेशन का कोई मुझे क्लासिकल साइन बता दो। सम मतलब मॉडरेट, बताओ एक साइन बताओ। जिस माइल्ड में तो कुछ थोड़ा बहुत वेट लॉस होता है, हल्का पतला स्किन ड्राई वैसे ठीक है, कोई आएगा नहीं क्वेश्चन। सीवियर में सब कुछ उल्टा सीधा तो वो भी नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा तो सम डिहाइड्रेशन का है।
सम मतलब मॉडरेट, क्या आएगा मॉडरेट का हमको साइन बताओ। सम डिहाइड्रेशन में बॉडी का पानी सूख चुका है लेकिन फिर भी अभी तक पेशेंट पीने का बहुत मन करता है, बहुत ज्यादा पानी पीने का मन करना, बट आंखों का आंसू भी सूख गए हैं। टीयर इज एब्सेंट बट ईगरली टू ड्रिंकिंग इज कॉल्ड सम डिहाइड्रेशन। समझ में आई बात? ओके। हाँ, हाँ मेरी कसम। इसको बोलते हैं रथ को तोता। क्वेश्चन चेंज कर दिए, अब तुमने रथ का फिक्स। यही तो दिक्कत थी तुम लोगों की 17, तुमने सोचा हर बार सेम ही क्वेश्चन आता, चेंज भी तो हो सकता है बाबू। अच्छा, परसेंटेज का मीनिंग क्या है? परसेंटेज का मतलब होता है पर 100 ml, बस। परसेंटेज हटा के बट्टा 100 कर लेना चाहिए, कभी भी कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, परसेंटेज का मतलब होता है बट्टा 100, पीछे लगा दो ग्राम, खत्म बात। कहीं पर लिखा हो कि 5%, तो आपको क्या करना है, 5/100 मतलब 100 ml में 5 ग्राम। कहीं पर लिखा हो 2%, तो आपका देना 2/100 मतलब 100 ml फ्लूइड में 2 ग्राम जो चीज है, 100 ml में कितनी है, 2 ग्राम। कहीं पर लिखा हो 50%, तो आप लिख देना 50/100, परसेंटेज हटा के बट्टा 100 कर दो, सीधा बंदा है, और पीछे लगा दो ग्राम। तो 50/100 का मतलब 50 ग्राम है, कितने ml में, 100। तो 10% का मतलब है कि अगर ये 100 ml होता तो 10 ग्राम है, 1000 ml है तो 100 ग्राम है, 1 ml है तो 1000 ml में 100 ग्राम डेक्सट्रोज है। अब तो आंसर आ जाएगा क्या भाई? कार्बोहाइड्रेट मोस्टली 4 किलो कैलोरी देता है, लेकिन डेक्सट्रोज के बारे में ऐसा बोलते हैं कि चार पहले 3.4 आंसर राइट करना है, 3.4 ऑप्शन में नहीं हो तो 4 राइट करना है। तो ये 10% है और 1000 ml 100 ml नहीं है, कितना मिला? तो डी 10% का मतलब होता है डी 10 ग्राम इन 100 ml। अब कितना ml देख लो, 1000 ml है, तो 100 ml में 10 ग्राम है। हमने कितना बोला, चाहे 5000 बोला हो चाहे 50 बोला, अगर मैं सिर्फ 50 ml बोलता तो सिर्फ 5 ग्राम ही होता आंसर, 5 ग्राम ही होता ना, मैंने 1000 ml बोला है, तो 10 ग्राम है 100 ml में, तो 10 × 10, इसका मतलब डेक्सट्रोज कितना हुआ, 100 ग्राम। 1 ग्राम कितनी किलो कैलोरी देता है, और 100 को करोगे तो 340 किलो कैलोरी आएगा। और ये ऑप्शन में नहीं हुआ तो 4 से कर सकते हैं, तो कितना आता, दोनों ही सही है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी ये जाएगा। अब आपको परसेंटेज का तो पता चल गया, पता चल गया ना, परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, पर 100 बस, इतना इजी होता है, और कुछ होता है। ये लिख लिया आपने कि 3 लीटर फ्लूइड देना ही है, और जितना वोमिटिंग करे उतना वापस उसको रिप्लेस, इतना उतना वापस देना है आपको। क्या आरएल कैलोरी देता है? क्या आरएल में कैलोरी होती है? नहीं होती। आरएल में इलेक्ट्रोलाइट होता है। एनएस में कैलोरी होती है? नहीं होती है। डीएनएस में कैलोरी होती है? डीएनएस और डी5 में सेम कैलोरी होती है। डीएनएस का मतलब है डी5एनएच। डीएनएस का मतलब क्या है, डी5 प्लस एनएस तो डीएनएस बोलते हैं, मतलब डी5 के साथ में एनएस जुड़ गई तो डीएनएस हो गई, और डी5 में स्टीरोइड जुड़ गया तो डी5 रह गया, बस इतना ही फर्क है। अब आता है मल्टीपल, कौन सी प्रेगनेंसी, पढ़ ले, मल्टीपल प्रेगनेंसी, कोई बताएगा मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या है? बोलो, एक से अधिक क्या, एक से अधिक बार प्रेग्नेंट हो ना। हाँ, अरे पवन, है? कैसे आप कहाँ से? हाँ, तो आपको मैंने क्वेश्चन पूछ रखा था, याद है? याद है कि नहीं बता, है? आज माफ नहीं करूंगा, अब आपकी कसम बता रहा हूँ, बाहर चाहे मार देना मुझे, अरे चुप रहो, आज माफ नहीं होगा, आज तो गया भाई। पवन पूछ लो, हाँ या ना बता दे, मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में बता दे, चल कितना पता है? मोर देन वन फीटस मतलब क्या हुआ इसका? अच्छा, मल्टीपल प्रेगनेंसी मोस्टली कितने टाइप की होती है, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक में क्या डिफरेंस है, इतना बता दे, दब तो नहीं जाओगे? ये क्या मतलब, क्या सोच के बताओ, डरना नहीं है, मैं आपके जैसे हूँ। ऐसे क्या, बता ही नहीं रहे हो, ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो भाई, है? एक फीटस होता है तो मल्टीपल प्रेगनेंसी कैसे हुआ? आप बताओ, आप बैठो, खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़ा जा, खड़ा जा, हाँ हाँ बोल, आप बताओ, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक में डिफरेंस बताना। दूसरे क्या उंगली कर रहा है, अब अरे चुप रहो, ये बताया कुछ ज्ञानी पुरुष सिद्ध पुरुष। हाँ, अच्छा, मोनोजाइगोटिक में टिपिकली 2 फीटस होते हैं, वेरी गुड, और डाइजाइगोटिक में एक टिपिकली, हाँ तो बोला, और कुछ,
अरे मोनो मतलब एक, जाइगोट का मतलब जाइगोट, एक स्पर्म और एक ओवम, पहले से एक जाइगोट बना फिर उसके डिवीजन होते दो बन गया, तो मोनोजाइगोटिक का मतलब हुआ सब कुछ सेम। आपने अभी पढ़ा था ग्राफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पढ़ा, तो उसमें रिजेक्शन नाम सुना था, ब्लड ग्रुप मैच वगैरह सब सुना था। जब मोनोजाइगोटिक होता है ना, उसका कोई भी ऑर्गन हिस्सा निकाल के उसमें डाल दो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसके सारे जीन, सारे म्यूटेशंस, सारा ब्लड ग्रुप, आंख, कोर्निया, यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ क्या है, सेम है, क्योंकि एक ही जाइगोट से दो बंदे बने हैं, शक्ल एकदम सेम है, पता ही नहीं चलेगा। और डाइजाइगोटिक का मतलब सिर्फ साथ में रहते हैं, घर अलग है, बाथरूम अलग है, किचन अलग है, बेडरूम अलग है, लिविंग रूम, सब कुछ अलग है, बस एक टाइम में रहते हैं, सब कुछ अलग है, कवरिंग भी अलग है, प्लेसेंटा भी अलग है, कोड भी अलग है, मतलब डाइजाइगोटिक में सब कुछ अलग है। मोनोजाइगोटिक में एक ही प्लेसेंटा से वो कोड आके उसको सप्लाई करते हैं। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन किसमें होता है, मोनो में या डाई में? मोनो में। भाई एक से सब कुछ हो रहा है, एक दिन ज्यादा खा जाएगा, दूसरा लेगा नहीं, गुस्सा आ जाएगा उसको, खत्म हो जाएगा, समझ मारी। तो मोनोजाइगोटिक का मतलब क्या हुआ, एक स्पर्म एक ओवम आगे जाके डिवाइड हुआ, उसमें दो स्पर्म दो ओवम आगे जाके दो ही बने, तो अगर स्पर्म अलग है इसका मतलब जेंडर मेल भी हो सकता है, जेंडर फीमेल भी हो सकता है, लेकिन मोनोजाइगोटिक में अगर वो मेल है तो वो भी मेल ही होगा, उसकी नाक ऐसी है तो उसकी भी नाक ऐसी होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू। आप सुनना, ये तो ऐसे क्वेश्चन है, आपको इसको पढ़ना। डाइजाइगोटिक का मतलब होता है एक ओवम या दो ओवम। अरे डाइजाइगोटिक का मतलब एक ओवम या दो, दो का मतलब यूनिओवुलर या बिनओवुलर, अरे दो का मतलब बिन दे, बताओ। अरे डाइजाइगोटिक का मतलब एक ओवम दो ओवम, दो, दो ना, दो ना, तो एक को बोलते हैं यूनिओवुलर, और इसकी सेम आईडी होती है, इसी को बोलते हैं आइडेंटिकल, तो मोनोजाइगोटिक का नाम होता है आइडेंटिकल यूनिओवुलर। और मोनोजाइगोटिक की कॉम्प्लिकेशन एक टर्म होती है, उसको बोलते हैं साइमेज, और जो बिनओवुलर का दूसरा नाम होता है पैटर्नल। तो डाइजाइगोटिक में कैसा ट्विन होता है, फ्रेटर्नल। आपको बस आगे से पढ़ाऊंगा, जस्ट एक क्वेश्चन था तो बता दिया कि डाइजाइगोटिक का मतलब दो ओवम, दो ओवम का मतलब बिनओवुलर, बिनओवुलर का दूसरा नाम होता है फ्रेटर्नल ट्विन। कौन सा ट्विन? और मोनोजाइगोटिक को आइडेंटिकल ट्विन बोलते हैं, या इसको यूनिओवुलर ट्विन बोलते हैं। समझ में आ गया? आइडेंटिकल का मतलब आईडी सेम, और मोनो का मतलब सिंगल। हाँ, मोनोजाइगोटिक को आइडेंटिकल ट्विन बोलते हैं, या उसको मोनोजाइगोटिक को यूनिओवुलर ट्विन बोलते हैं। सिंपल हो गया ना, क्या है इसमें दिक्कत क्या है? तो डाइजाइगोटिक को क्या बोलते हैं, फ्रेटर्नल या बिनओवुलर। डाइजाइगोटिक को क्या बोलते हैं, फ्रेटर्नल या बिनओवुलर। ये साइमेज अभी समझ में नहीं आएगा, 20 मिनट बाद समझ में आएगा। व्हाट इज साइमेज? साइमेज को कंजॉइंट बोलते हैं। बच्चे कई बार दो जुड़े हुए पैदा होते हैं, वो हमेशा मोनोजाइगोटिक का कॉम्प्लिकेशन है। डाइजाइगोटिक में तो रहते ही अलग है, तो जुड़ेंगे कहां से? हमेशा जो बच्चे जुड़े हुए पैदा होते हैं उनकी शक्ल और सूरत सेम होती है, और जुड़े हुए बच्चे वही पैदा होंगे जो मोनोजाइगोटिक है। कभी भी डाइजाइगोटिक में जुड़े हुए बच्चे पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि सब कुछ अलग है, दीवार अलग है घर की, बस। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे कुछ होगा ही नहीं, कॉम्प्लिकेशन ही नहीं। ये बताना, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बस क्वेश्चन पढ़ लो, बाकी समझ में बाद में आएगा। हम पढ़ रहे हैं, पहली बात सुनो, हम पढ़ रहे हैं ओबीजी के डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब होता है डिसऑर्डर, कुछ भी पॉसिबल है, मतलब आगे बात। तो डिसऑर्डर का मतलब है कुछ भी। ऐसा होता है क्या, लाखों करोड़ों में किसी किसी के साथ हो सकता है। एक फीमेल प्रेग्नेंट है, अब प्रेग्नेंट हो गई, ओवुलेशन हो गया, अगली बार फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ गया, फिर प्रेग्नेंट हो गई, एक बार प्रेग्नेंट है फिर प्रेग्नेंट हो गई, ऐसा हो सकता है, हो सकता है। तो उसको बोलते हैं सुपर फेटेशन। क्या बोलते हैं? और एक ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल में अलग अलग दिन अगर आप दो बार प्रेग्नेंट हो जाती है, सेम मेंस्ट्रुएशन साइकिल, हम आगे पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं फेकुंडेशंस। स्पेलिंग बड़ी है, सेम मेंस्ट्रुएशन साइकिल, स्पेलिंग छोटी है, दो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अलग अलग दिन फीमेल का दो बार प्रेग्नेंट हो जाना सुपर फेकुंडेशन कहलाता है। सेम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दो बार प्रेग्नेंट हो जाना सुपर फेकुंडेशन, अलग अलग मंथ में अलग अलग मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दो बार प्रेग्नेंट हो जाना फेटेशन, सुपर। बस बाकी वाले दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी बाद में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल। मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब यही है, एक ही टाइम एक से ज्यादा फीटस अगर प्रेग्नेंट फीमेल के यूट्रस में होता है, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी। दो होता है तो उसको बोल देते हैं, ज्यादातर दो ही होते हैं, इंडिया में तो ज्यादातर दो ही होते हैं, दो से ज्यादा होता नहीं है ज्यादातर, इंडिया से बाहर। देखो आप सुनो, दो को क्या बोलते हैं, ट्विन। तीन को बोलते हैं, नहीं आएगा। चार को बोलते हैं, नहीं आएगा। पांच को पेंटा नहीं बोलते, क्विंटा बोलते हैं। ये आ सकता है, पांच फीटस एक साथ होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ये नॉर्मल क्वेश्चन आरआरबी में पूछा जा सकता है। पांच फीटस एक साथ होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्वांटप्लेट्स। क्या बोलते हैं? मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? ट्विन। मल्टीपल प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? ट्विन्स होते हैं, ठीक है। ट्विन्स कहते हैं यार, एक चेहरे पे स्माइल आ जाती है, जैसे कोई ट्विन से क्यों स्माइल आती है? क्या? ये बोले बात में प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे देखो बातें ऐसी कर रहे हैं, मूर्ति को भी हंसा आ जाए। इस दुनिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं है एक बार ट्विन हो गया उसके बाद उसने कंसीव न किया हो, कोई एक कोई रेयर मिलेगा। ऐसे बोलते हैं जैसे कोई, हाँ बस एक बार दो बच्चे हो गए फिर तो। अरे तुम नोट्स बना लो, पांच का मतलब क्वांटाप्लेक्स होता है, जॉब लगेगी तो ठीक रहेगा, प्राइवेट जॉब में 14,000 रुपए में बच्चों के डाइपर वाइपर में महीने का ज्यादा खर्चा हो जाएगा, खुद के तो डाइपर कहाँ से लाओगे हैं? फिर को बातें करो, सच बता रहा हूँ, बहुत महंगा है इन्फ्लेशन, बहुत महंगी है भाई, बहुत ज्यादा। तुम क्या सोच रहे हो?
ये नहीं सोचा 1 लाख कमाएंगे, ये थॉट है, ये थॉट प्रोसेस है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐसे नहीं है कि सर हम 3 लाख कमाएंगे 2 लाख कमाएंगे, अब मैं देखो इतने कमा रहा हूँ, फिर भी मेरे को 1 लाख रुपए की नीड पड़ गई, किसी ने दिए नहीं, मना कर दिए, तो तुम ये मत सोचो। फायदा है बाबू, आपको भी कभी समझ आएगा फायदा, अंदर ही अंदर तुम्हारी भी कतरा है, लेकिन बाहर ऐसे बोल रहे हो क्या भाई, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, साइकियाट्रिक में डिफेंस मैकेनिज्म होता है। अगर सीधा खरीदो डांस करूं, मैं उम्र तोड़ने की कोशिश कर, नहीं टूट पाए तो बोलते मेरे को अच्छे नहीं लगते, खट्टे बहुत है, मतलब अपने हिसाब से चीजें नहीं होती तो आप रेशनलाइज करने लग जाते हो उसको, लेकिन आपके हिसाब से होगी, ऐसा बहाना मत बनाओ, तो महीने के 5 लाख कमाओगे, इस बात की गारंटी है, इंटरेस्ट तो दिखाओ। मैं चुप होता हूँ प्योर, तरीका क्या, आगे बढ़ो। ये है क्या फीचर, एक साथ 6, आगे बढ़े, डन, 7 8 9 10 32 बस। कौन सा रूल यूज होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी में, हेलिन रूल, ऐसा बोलते हैं कि 80 फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो एक को ट्विन होता है, ऐसा जनरल रूल है, जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है जेनेटिक के ऊपर, बट फिर भी जनरल रूल ये कहता है हेलिन रूल कि ओवरऑल 80 फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसमें एक को ट्विन होता है। आईक्यू में फर्क नहीं पड़ता, अगर मदर सही से न्यूट्रिशन वगैरह लेती है तो फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो फर्क पड़ता है। ट्विन टू ट्विन ट्रांसमिशन सिंड्रोम होता है, ट्रिपल टी ऐसे कॉम्प्लिकेशन, वो फिर लाइफ टाइम उसको प्रॉब्लम करता है। एक फिर उसको सही ब्लड सप्लाई हो रही, अच्छा विटामिन गए, अच्छा पंप आ गया, उसका ब्रेन डेवलप हो गया, एक नहीं हो पाया, एक बार नहीं हो गया फिर लाइफ टाइम रहेगा। शर्त यह है कि न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए। नहीं ऐसा तो नहीं होता, बट हाँ अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो मोनोजाइगोटिक में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है, डाइजाइगोटिक में ऐसा नहीं होता कि एक आईक्यू कम एक का ज्यादा, ऐसा कम होता है। मोनोजाइगोटिक में जब है, हाँ हाँ वो यूट्रस का स्ट्रेचिंग भी होता है, तो वो इसमें जेनेटिक बहुत ज्यादा रोल है, मैटरनल फर्स्ट फैमिली मेंबर का जो जेनेटिक रोल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। और अपन लोग ये नोटिस करते हैं ट्विंस हमेशा उसी में होता है जिस फैमिली में पहले होता है, हमेशा होता है, तो नया ट्विंस ऐसा नहीं है आज तक किसी को नहीं हुआ, पहली बार वो होता है हाइड्रोजनिक ट्विंस, कोई ड्रग की वजह से होता है। बाकी मैक्सिमम जो ट्विंस होते हैं मैटरनल हिस्ट्री, चाहे नानी मम्मी फिर खुद फिर उसकी बेटी में, ऐसे चांसेस ज्यादा रहते हैं, मतलब जेनेटिक चांसेस ज्यादा है। अभी तक ध्यान देना प्लीज, सुनना, यहाँ तक तो समझ आ गया, आपको भी बहुत बातें याद रखनी है, फिर भी मैं डेफिनेशन 4 लिखवा रहा हूँ, सुन लो, डेफिनेशन 4 लिखवा रहा हूँ, बातें 2 याद रखनी है। क्या होता है वो पूरा डिस्कस करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मोनोजाइगोटिक, मल्टीपल, एक जाइगोट से एक से ज्यादा फीटस बन जाए, कितनी बन जाए वो मोनोजाइगोटिक, एक सिंगल जाइगोट से बाद में ज्यादा बन जाना, कितने भी बन जाओ चाहे बेबी, अलग अलग स्पर्म अलग अलग वो डाइजाइगोटिक, 3 ओम 3 स्पर्म डाइजाइगोटिक, उससे भी ज्यादा ये बताइए। इसमें थोड़ा सा अलग याद रख सकते हैं, इसमें क्या है अटपटा सा है, कॉम्प्लिकेशन है। फिश जाइगोटिक क्या मतलब हुआ, एन एग, एग मतलब ओवम, एक ओवम 2 स्पर्म, इसका मतलब ना तो ये मोनोजाइगोटिक है ना ये डाइजेस्ट, इसको बोल दिया सेमी आइडेंटिकल, सेमी मोनो आइडेंटिकल, मोनो मतलब आइडेंटिकल है, मोनोजाइगोटिक ना तो ये मोनोजाइगोटिक है ना ये, मतलब स्पर्म कितने, ओवम कितना, एक, तो नाम पड़ गया सिस जाइगोटिक। ये सिर्फ डेफिनेशन है, बाकी इन दोनों को हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, यही आता है बस। किसमें, हाँ फिर एक में ऊपर नीचे रहेगा, एक क्रोमोसोम डिपेंड करेगा कि 2 स्पर्म है तो भाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होने के चांसेस रहते हैं, हर एक में नहीं होता बट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि स्पर्म कितना है 2 है, तो मेल डोमिनेंस रहने के चांसेस रहते हैं, बट वो फिक्स नहीं है कौन सा कितना रहेगा, बहुत रेयर है, ऐसा होता कम है। आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा ज्यादा हो गया ना, हाँ क्या, हाँ बताएंगे। आज तो ये कितने दिन हो गए, मेरी क्लास कहाँ हुई, भाई मेरी क्लास हुई क्या क्लास, 28 29 30 एंड 1, मुझे पता है 4 दिन क्लास नहीं हो गई, आई नो, तो क्लास नहीं हो तो कैसे बताऊं। आज मल्टीपल प्रेगनेंसी चल रही है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स वी आर डिस्कसिंग, ये गलत कैसे है, सब कुछ सही है, चल चल तब होने वाला मैं तो बताऊंगा, और आपकी मर्जी, जब आपकी नींद आंख खुले तब 1 लाख रुपए दोगे।
एक बार अभी मांग रहा हूँ, मेरे को अभी नीड है, मेरे को अभी नीड है, बेवकूफ बोल रहे हैं तो मांगना, उसके बाद तो तुम भूल जाओगे। 6,000 से कुछ नहीं होगा। तो वो बोले 6,000 भी ले लो, मैं तो चरम सीमा पर है, नीड लोगों की चरम सीमा, 6 भी ले लो, मना मत करो। नहीं आप सभी अगर 4,000 करो ना तो भी काम हो जाए, मजाक कर रहा हूँ तो सच में बुरा मान लो, ऐसे नहीं है। तो आप तुम लोग अभी है ना जॉब लगो, फिर हम लेंगे आपसे। इस स्टेज में पैसों की क्या इंपॉर्टेंस है मैं जान सकता हूँ भाई, बहुत ज्यादा, बहुत मतलब पैसों की इंपॉर्टेंस इसी स्टेज में समझ सकते हो आप। 1 रुपए भी बिना सोचे समझे खर्च नहीं करना चाहिए। जॉब लगने के बाद तुम कितने भी खर्च कर लेना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 महीना खर्च करोगे मेरी सैलरी फिर आ जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही खर्च करता हूँ फुल, काउंट ही नहीं करता कहाँ गए। अरे कोई पानी पीना है क्या, तो ये भी एम्फोसिस इन जाइगोटिक। आज मेरे को थोड़ा मतलब कहने का मतलब ये है, कल क्या है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कल मेरी क्लास शाम को मैं लगा दूंगा। हाँ कल मेरी अगर क्लास हुई, टुडे वी विल डिस्कस द हाउ टू स्टडी वेरी हार्ड, ठीक है? है? नहीं, टुमारो टुमारो, चलो। अब बहुत जल्दी आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है, डोंट वरी, आज बढ़ो। अब एक चीज समझाता हूँ, ठीक है ना, मत प्लीज, एक समझाते हैं। कल से अपन 1-2 दिन से मैं आपके लिए अवेलेबल भी होगा, कोई भी डाउट हो आके पूछ लेना, यहाँ तो आपके ग्रुप में डाल देंगे, इतने टाइम तक हम है, ठीक है? तो घबराओ मत, आपको इंडिविजुअल भी क्लियर कर देंगे, यहाँ पर भी बता दूंगा सब। इतने दिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में था मैं, अब थोड़ा दिसंबर आया है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा आ रहा है, तो बात कुछ और है। तुम्हारे अंदर किस चीज का प्रेसिशन है, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या ज्वालामुखी भड़क रहा है, मतलब किसी भी बात में हो इतनी, मतलब क्या बोलूं, आई हैव नो वर्ड्स हाउ टू एक्सप्लेन। आइडिया ध्यान दो, देखो प्लीज सुनना, ये है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम, इसको बोलते हैं मोनो, ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझना है। आइडेंटिकल, प्लीज सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो ना, मोनोजाइगोटिक, एक स्पर्म और एक ओवम, ओवम बड़ा होता है आपको बताइए, एक स्पर्म और एक ओवम बन के क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब बाद में याद है इसको, अब कब याद आता है ये इंपॉर्टेंट है, जाइगोट को याद आएगा या तो 3 दिन के अंदर आएगा कि मुझे अलग होना है, 2 बनाने, या 3 से 8 दिन के बीच में याद आएगा, या 8 से 14 दिन के बीच में याद आएगा, या फिर 14 दिन के बाद याद आएगा। कब कब, लेस देन 3 डे डिवीजन होना, एक जाइगोट बना, अगर इसका डिवीजन लेस देन 3 डे में हो गया, विद इन 3 डे में हो गया, तो सिर्फ केस केस मोनोजाइगोटिक जैसा होगा, बाकी सारी की सारी चीजें डाइजाइगोटिक जैसी होगी, दो प्लेसेंटा होगी, दो कोड होंगे, अलग मेम्ब्रेन होगी, अलग पूरा घर होगा, सब कुछ अलग अलग होगा, बस शकल सूरत सेम होगी, जेनेटिक सेम होगा, जीन सेम होंगे, जनरल सेम होगा, होगा सब सेम, लेकिन रहेंगे अलग अलग। अगर सब क्या है, डिवीजन कितने दिन के अंदर हो गया, मतलब 3 दिन में कुछ होता ही नहीं है ना जाइगोट का, बना 3 दिन के अंदर मोनो बनने से पहले पहले अलग हो गया, तो सब कुछ डाइजाइगोटिक जैसा होगा। 4 मेंबर्स होगी, 2 एमनियन और 2 कोरियन, मतलब घर की 2 दीवार होती है, अंदर वाली दीवार को क्या बोलते हैं, एमनियन, बाहर वाली को, तो इस फीचर की भी 2 दीवार होगी, इसकी भी 2 होगी, दोनों अलग अलग होगी, तो जब दीवारें अलग अलग तो चिपकेंगे कैसे, तो 3 दिन के अंदर अगर डिवीजन हो गया, तो अंदर से कैरेक्टरिस्टिक्स मोनोजाइगोटिक है, लेकिन बाहर से कोई कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नजर, और अगर डिवीजन 3 दिन के बाद और 8 दिन के अंदर अंदर होता है, मोस्ट कॉमन मोनोजाइगोटिक है, 66% मोनोजाइगोटिक यही होता है, तो इसमें प्लेसेंटा एक ही रहेगी, फिर सब में 3 दिन के बाद कभी भी डिवीजन हुआ प्लेसेंटा कितनी रहेगी, एक ही रहेगी, तो मेम्ब्रेन धीरे धीरे कम होगी, 3 से 8 दिन वाले में 3, फिर 2, फिर 2, अब 3 से 8 दिन में मोस्ट कॉमन, फिर 8 से 14 दिन, मोर देन 14 दिन, 10-14 दिन के बाद में याद आया मुझे अलग होना है, लेकिन तब तक कुछ कुछ डेवलप हो गया ना 14 दिन में, तो ये दोनों थोड़े बहुत जुड़ गए, अब तुम कितने अलग हो जाओ, ये तो जुड़े हुए रहेंगे। तो साइलेज ट्विन क्या है, मोनोजाइगोटिक की वो कंडीशन जिसमें डिवीजन जाइगोट का 14 डे के बाद होता है, उसको साइलेज ट्विन बोलते हैं, उसको कंजॉइंट ट्विन्स बोलते हैं। थोड़ा सा बात समझ में लिखना नहीं है, बस समझना है, वापस समझाऊंगा बाद। तो मोनोजाइगोटिक में क्या होता है, डिवीजन के बेस पे कॉम्प्लिकेशन आएंगे, 0 से 3 दिन डाइजाइगोटिक जैसा फीचर्स, 3 से 8 मोस्ट कॉमन, 8 से 14 थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, 14 से ऊपर बिल्कुल जुड़े हुए बच्चे पैदा होंगे, समझ गए क्या सब? और डाइजाइगोटिक में कोई दिक्कत ही नहीं है, ये यूट्रस है, ये स्पर्म, ये स्पर्म, ये ओवम, ये ओवम, इससे बन गया एक जाइगोट, किससे बन गया, एक जाइगोट, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, फैलोपियन ट्यूब में, फर्टिलाइजेशन हो गया, दोनों 2 जाइगोट बन गए, यूट्रस में आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, इम्प्लांटेशन हो गई, एक स्पर्म एक ओवम, एक स्पर्म एक ओवम, फर्टिलाइजेशन हुआ, यूट्रस में आ गया, ये बन गया एक बेबी नंबर 1, और ये हो गया बेबी नंबर 2, ये अलग है, ये अलग है, अलग ही प्लेसेंटा है, इसकी अलग प्लेसेंटा है, अलग कोड है, इसकी अलग प्लेसेंटा है, अलग कोड है, इसकी इंटरनल मेम्ब्रेन को एमनियन बोलते हैं, इसकी इंटरनल मेम्ब्रेन को एमनियन बोलते हैं, इसकी आउटर मेम्ब्रेन को कोरियन बोलते हैं, इसकी कोरियन, दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं तो आपस में जुड़ेंगे नहीं, कंजॉइंट होंगे नहीं, तो डाइजाइगोटिक में अलग ही प्लेसेंटा है, अलग ही कोड है, मेम्ब्रेन ही अलग है। तो कभी भी एक बात यहाँ से छोटी सी बात याद करके आगे बढ़ो कि डाइजाइगोटिक में हमेशा 4 मेम्ब्रेन होती है, हमेशा, कितनी, 4 कैसे, अब देखना मैं लाइन बता रहा हूँ, लाइन याद रखना, उसी लाइन में याद रखना, ये बेबी नंबर 1, ये बेबी नंबर 2, मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, ये एमनियन, तो इसकी भी एमनियन है, अब मैं दूसरा कलम ले रहा हूँ, ये कोरियन सी, तो ये सीधी, तो हम इसकी यूएससी करते हैं, तो मेम्ब्रेन चेक करते हैं, तो कोरियन सी बोलता है, देखना मेम्ब्रेन इधर से स्टार्ट करना, ये अंदर वाली,
तो क्या लिख दो, एमनियन। ये कौन सी है सी, अब कोरियन के जस्ट पास में क्या है, कोरियन। तो डाइजाइगोटिक में मेम्ब्रेन की सीक्वेंस क्या रहेगी, ए सी सी ए कितनी रहेगी, और मोनोजाइगोटिक में पहले दिन 3 दिन तक सेम ही रहेगी। मैंने क्या बोला, मोनोजाइगोटिक के पहले 3 दिन में भी कितनी मेम्ब्रेन रहेगी, क्योंकि वो 4 दिन में 3 दिन में कुछ होगा ही नहीं ना। तो मोनोजाइगोटिक में अब 4 मेम्ब्रेन रहती है, अगर डिवीजन 3 दिन के अंदर अंदर हुआ तो उसको बोलते हैं थिक लैम्डा साइन। तो क्वेश्चन आता है डाइजाइगोटिक में लैम्डा साइन थिक होता है कि थिन होता है, ठीक है ना। अगर मेम्ब्रेन 3 होगी तो कम हो जाएगा, 2 होगी तो और कम हो जाएगा, समझ आ रही, इसे ट्विन थिक साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आता है कि ट्विन थिक साइन थिक किसमें होता है, मोनो में तो डाई में, पहले तो याद रखना डाई में, क्या याद रखना, क्या ट्विन थिक साइन थिक किसमें होता है, मोनो में या डाई में, क्यों होता है, क्योंकि 4 मेंबर। और अगर क्वेश्चन आ जाए मोनोजाइगोटिक के डिवीजन कम होने पे ट्विन थिक साइन थिक होता है, क्योंकि उसमें फीचर डाई जैसा आएगा। तो मोनो में भी सिर्फ एक कंडीशन में थिक हो सकता है कि डिवीजन विद इन 3 डेज हो गया हो। समझ में आई तो बात है, थोड़ा क्लियर हुआ। अब आपको एक ही बात याद रखना, मोनोजाइगोटिक में ऑलमोस्ट एक ही प्लेसेंटा होती है पहले 3 दिन को छोड़ के, पहले 3 दिन के डिवीजन को छोड़ के ऑलमोस्ट मोनोजाइगोटिक में कैसी प्लेसेंटा, एक ही प्लेसेंटा, और डाइजाइगोटिक में ऑलवेज ए डबल प्लेसेंटा। क्लियर। अब हम दो अलग अलग डिफरेंस पढ़ते हैं। तो मोनोजाइगोटिक का बेसिक बात समझ में आ गया, जितना आया उतना ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये बेसिक बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको ट्विंस, टाइप ऑफ ट्विंस लिखना है हेडिंग में, एक तरफ लिखना है मोनोजाइगोटिक, एक तरफ लिखना है डाइजाइगोटिक। लिखो हेडिंग लगाओ टाइप ऑफ ट्विंस, टाइप ऑफ ट्विंस, फिर एक कॉलम बनाओ, एक तरफ लिखो मोनोजाइगोटिक और ऐसे, और एक तरफ लिखो, समझ आई, ऐसे कॉलम बनाओगे। एक मोनो और एक डाइ, समझ आ रहा, सच बताना। देखो अगर पहली बार अच्छे से आपने समझ आ गया तो फिर आप कभी भूलोगे नहीं, पहली बार मन में आ गया कि मुझे तो समझ में आता ही नहीं है, आज अगर समझ में नहीं है तो आज ही आज अपने साथ वाले से कंसल्ट कर लेना, अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से, कि इसको एक बार और समझा दे मुझे, तो आपके फिट हो जाएगा माइंड में। और पहली बार नहीं आया फिर तो मामला थोड़ा भारी पड़ जाएगा, फिर वापस पूरा पढ़ना पड़ता है। समझ में आ गया। तो मैं समझा मोनोजाइगोटी के बारे में पॉइंट मतलब अपने हिसाब से लिखना, मैं समझा वो लिखोगे अपने हिसाब से। ये टॉपिक बना ली, बनाई ना आपने। तो मोनोजाइगोटी का दूसरा नाम क्या है, ऑल्सो नोन एज आइडेंटिकल ट्विन लिख सकते हो, इसका क्या लिख सकते हो, ऑल्सो नोन एज फ्रैटर्नल ट्विन, फ्रैटर्नल ट्विन। भाई इसमें क्या लिख सकते हो, ऑल्सो नोन एज आइडेंटिकल ट्विन, ऑल्सो नोन एज, भाई इसको क्या बोलते हैं, आईडी मतलब सेम, इसमें अलग है, इसको बोलते हैं ऑल्सो नोन एज फ्रैटर्नल ट्विन। क्वेश्चन था ना पहला ही, ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस इसको बोलते हैं मोनोजाइगोटी को यूनिओवलर ट्विन, एक ही ओम होता है ना इसमें, ये कौन सा ट्विन है, तो ये कौन सा है,
नो ब्लड रिलेटेड रिएक्शंस, नो ग्राफ रिजेक्शंस। अब देखो वापस उधर जाए, डाइजाइगोटिक में क्या रह गया? पोस्ट मैच्योर रिक्वायर ब्लड ग्रुप में भी डिफरेंट मेम्ब्रेन। डाइजाइगोटिक में हमेशा 4 होगी, 2 एमनियन और 2 कोरियन। डाइजाइगोटिक में लिख देना ऑलवेज 4 मेम्ब्रेन। मोनो में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हम समझेंगे। डाइजाइगोटिक में क्या लिखोगे? ऑलवेज 4 मेम्ब्रेन। और सीक्वेंस भी लिखना है ए सी सी ए, एमनियन कोरियन कोरियन एमनियन। तुम बोलोगे नहीं। अच्छा, डाइजाइगोटिक में ऑलवेज 4 मेम्ब्रेन, 2 एमनियन 2 कोरियन, एक ट्विन पिक साइन। ट्विन पिक साइन कैसा रहता है? अब सबको समझ में आ गया होगा डिफरेंस। तो अब 4 मेम्ब्रेन मोनोजाइगोटिक में भी होती है, लेकिन वो पहले 3 दिन में होती है, तो आप अभी पूरा पढ़ेंगे उसको। ये सब हो गया, ए सी सी ए हो गया। किसमें लिखा आपने? डाइजाइगोटिक में लिखा, डाइजाइगोटिक में लिखा ना। अब हम पढ़ेंगे मोनोजाइगोटिक की अलग अलग वैरायटी पढ़ेंगे। मोनोजाइगोटिक की वैरायटी, हेडिंग लगा दो, वैरायटी ऑफ मोनोजाइगोटिक या मोनोजाइगोटिक कैटेगरी। हाथ दर्द करने लग गया? दर्द करता है तो जब पैसे आएंगे ना, हाथ की अपने आप दूसरे हाथ से मसाज हो जाएगी। हाँ, हेडिंग लगा दो। और देखो मैं कितना सेकंड बाकी, कम ही बचा है, कोई ना, हेडिंग तो लगाओ। मोनोजाइगोटिक वैरायटी या मोनोजाइगोटिक कैटेगरी। आपको पता है मोनोजाइगोटिक में आपने एक बात बोली थी, 0 से 3, 4 से 8, 8 से 14, मोर देन 14, वो ये पढ़ेंगे। अब हम जो भी पढ़ेंगे सारी बातें किसकी, क्योंकि डिफरेंट प्रॉब्लम किसमें होती है? मोनोजाइगोटिक। तो हम जो भी पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? मोनोजाइगोटिक के बारे में पढ़ेंगे। समझ आ गई? तो वेराइटीज ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मेम्ब्रेन भी पढ़ेंगे, एक होती है, किन होती है, क्या होती है, क्या नहीं होती है, जो भी होती है, जैसी भी होती है, हम सब हेडिंग लगा दी, लगा दी। नहीं सर, पहले लिखने से पहले एक बात समझ लो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना बाद में सिंपल समझ में है। एक बार ध्यान दो, डाई का मतलब क्या होता है? एमनियन का मतलब क्या होता है? एमनियन। डाई का मतलब क्या होता है? दो। कोरियन का मतलब क्या होता है? मतलब अगर डिवीजन 3 दिन के अंदर अंदर हो गया तो 2 एमनियन 2 कोरियन, 2 ही प्लेसेंटा 2 ही कोड, लेकिन बच्चा अंदर से लगता क्वालिटी दोनों की सेम सेम है, लेकिन दिखने में कैसा लगेगा? डाइजाइगोटिक, लेकिन उसके फीचर्स, ब्लड ग्रोथ, वो सारा मोनोजाइगोटिक है। लेकिन चूंकि डिवीजन जल्दी हो गया है तो स्कोप मिल गया है कि अलग अलग डेवलप हो सकता है। समझ आया? तो 3 दिन के अंदर सारे फीचर्स कैसे देखने में लगेंगे? यूएसजी में डाइजाइगोटिक जैसा, लेकिन जब ब्लड की स्टडी करेंगे तो मोनोजाइगोटिक मिलेगा। यूएसजी में दूसरे कैसा लगेगा? डाइजाइगोटिक, लेकिन जब हेमोडायनामिक स्टडी करेंगे तो ऑलरेडी मोनोजाइगोटिक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही प्लेसेंटा है, कहीं पर भी देखो, देखना डाई एमनियोटिक। डाई एमनियोटिक का मतलब क्या है? 2 एमनियन, ए सी ए, ए कोरियन, ए सी ए। इसके ऊपर भी एमनियन देके देखो, समझ आता है 1 मिनट में। ये यूट्रस है, इसमें जब 3 दिन के बाद में अगर डिवीजन होगा तो ये बेबी तो बन गया। तो जब बेबी बनता है एमनियन तो बनेगी, तो इसकी भी एमनियन बन गई लो, और ये बेबी बन गया, इसकी भी एमनियन बन गई। लेकिन जब 3 दिन के बाद में डिवीजन हुआ, 4 5 6 7 8 कभी भी, तो क्या होगा? दोनों की कोरियन ऐसे बनेगी, ऐसे धीरे धीरे अंदर वाली लेयर बनना बंद हो जाती है, क्योंकि वो बॉडी ऐसा मानती है दोनों एक ही है। तो मैं बीच वाली क्यों बोलता हूं? एक ही बनती है, दो नहीं बनती। तो ये क्या है? एमनियन। ये क्या है? कोरियन। ये क्या है? वापस एमनियन। 3। फिर एक टाइम ऐसा आएगा 14 दिन के बाद, ये बेबी है, इसकी ये क्या है? एमनियन। तो ये बेबी है, इसकी क्या है? एमनियन। तो जब बेबी 14 दिन तक डेवलपमेंट हो गई तो ग्रोथ होगा एमनियन का, देखना ये आपके होगा ग्रोथ।